मेमोरी सेमी कंट्रोलर हैं, यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट यूनिट जो है उसकी जांच और सत्यापन एक स्पेशल इंजीनियरों के द्वारा उससे होना चाहिए 5%। हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ये सुनिए, हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम यूनिट जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, इन सब की जांच स्पेशल इंजीनियरों की एक टीम द्वारा किया जाएगा, स्पेशल इंजीनियरों की एक टीम के द्वारा किया जाएगा। और उन उम्मीदवारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के बाद ये जांच, लेकिन इसमें लिखित अनुरोध होगा तभी होगा। जी, लिखित अनुरोध ये होगा। ये वो नहीं होगा कि नहीं होगा। मैंडेटरी नहीं। 5 मशीनें ही हैं एक विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जो है 5% की अगर आप कोई प्रत्याशी चाहता है तो उसको लिखित अनुरोध देकर के करवा सकता है। उसका खर्चा भी उस प्रत्याशी को देना होगा। और मशीनों में अगर टेम्परिंग पाई जाती है या कोई कमी पाई जाती है इन तीनों में से किसी मशीन में, तो फिर उसका खर्च उसको वापस कर दिया जाएगा। ये अभी निर्देश है, लेकिन ये खर्च से वापस किया जाएगा, चुनाव परिणाम रोका जाएगा, दोबारा से काउंटिंग होगी कि दोबारा से वोटिंग होगी, इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट निर्देश अभी तक नहीं आया। हो सकता है आगे में आ जाए। राजीव जी जी जी। और इस बीच उधर दिल्ली हाई कोर्ट से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट की खबर, जरा वो भी बता दो। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है कि धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए अयोग्य ठहराने की याचिका पर आज सुनवाई। और ये सुनवाई आज नहीं बल्कि सोमवार को अब होनी है। और अब सोमवार को इसलिए होगी क्योंकि न्यायमूर्ति सचिन दत्ता, जो आज सुनवाई होनी थी, अब ये सोमवार को तक के लिए टाल दी गई है क्योंकि न्यायमूर्ति सचिन दत्ता, जिनको आज मामले की सुनवाई करनी थी, वो छुट्टी पर चले गए हैं। जल्दी जल्दी कमेंट चाहता हूं। पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे, एक तरफ तो न्यायमूर्ति सचिन दत्ता जो हैं वो चले गए हैं ये हाई कोर्ट के, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री का केस देखना था, आज छुट्टी पे हैं, वो आएंगे अब सोमवार को, उस दिन सुनवाई होगी। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है इसमें 2 प्रमुख बिंदु है, और उसमें एक ये भी है कि बार कोड लगाए जाने के लिए कैसे क्या किया जा सकता है, उसकी काउंटिंग कैसे होगी, इसको भी इस पर भी ध्यान दे और इसका एक हलफनामा दे, आने वाले समय में पूरी रिपोर्ट दे, कोर्ट को सौंपे चुनाव आयोग, ये डायरेक्टिव है। लेकिन क्या यहां से ये मामला, इसकी शुरुआत होती है या यहीं पे खत्म होता है? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, आज के इस फैसले से सबसे ज्यादा खुशी चुनाव आयोग को हुई होगी। चुनाव आयोग के सिरदर्द बहुत, जिसका उसे डर था उससे बच गया वो, यानी व्यवस्था यही रहेगी। जो सुझाव दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो निर्देशित किया है, निर्देश दिए हैं, उसके मुताबिक चुनाव में पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि दिग्विजय सिंह लगातार कई महीनों से कह रहे हैं कि वीवीपैट, ईवीएम ये पूरे घोटाले की जड़ है, इसे खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, जो नमूने की बातें कही कि 5% मशीनों की जांच हो हर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में, एक प्रतीकात्मक है कि उससे जांच होगी, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी आज शाम को वकीलों की पत्रकार वार्ता का इंतजार रहेगा, उन्हें किन मुद्दों पर शक है, और ये बात और आगे तक जाएगी। मुझे लगता है संविधान बड़ी पीठ के पास ये मामला जाएगा तो नई नई बातें सामने आएगी। राजीव जी, फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा। प्रशांत जी, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? 2 डायरेक्टिव, 2 नहीं बल्कि 3-4 डायरेक्टिव हैं और उसका जिक्र हम कर चुके हैं। पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पे। जी की सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इंश्योर किया है कि अगर किसी केस में कोई उम्मीदवार नतीजों के बाद उन नतीजों को कोर्ट में चैलेंज करता है, 45 दिन का इसका समय होता है, उस इलेक्शन पिटीशन जिसको कहते हैं, उसको अगर वो चुनौती देता है कोर्ट में, तो उस चुनौती की सुनवाई के लिए उसके पास पर्याप्त साक्ष्य हो कि उसके चुनाव में गड़बड़ी हुई है। इसलिए ये सारे सील बंद और चीजें को प्रिजर्व करने का जो बात है, वो बेसिकली एविडेंस को प्रिजर्व करने की बात हो रही है।
जो अभी तक नहीं थी। आप सोचिए कि कई बार इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा है, कई बार इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि साहब वो पिटीशन गई, हमने तो वीवीपैट डिस्ट्रॉय कर दिए, है नहीं, मिल नहीं रहे रिकॉर्ड्स में। अब ये नहीं हो सकता, अब उसको 45 दिन तक उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और जो पेपर ट्रेल है उसको प्रिजर्व करना है इलेक्शन पिटीशन के लिए। अगर कोई चुनाव नतीजा चैलेंज होता है कोर्ट में तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया है, उसके लिए सुविधा दे दी है कि उस कैंडिडेट को पर्याप्त एविडेंस मिलेंगे। राजीव जी, क्या कुछ है इधर अमलेंदु जी आपके पास? अभी राजू जी यही है, अभी तो कुल मिला के और ज़्यादा फैसला तो नहीं आया। हालांकि नक्शल में अगर आप कहें तो बहुत सी बातें समझाई जा सकती हैं कुल मिला करके। जी। नक्शल में यही है कि जो सिंबल यूनिट है उसको सील करना होगा, सिक्योर रखना होगा, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के 45 दिन के बाद तक उसको रखना होगा सुरक्षित। दूसरा ये कि जो सिंबल यूनिट है, मशीन है और वीवीपैट है, तीनों की जांच जो है वो चुनाव घोषित होने के 7 दिन के अंदर प्रत्याशी अनुरोध करके तीनों की जांच करवा सकता है। 5% की जांच करवा सकता है, या 5% मशीनों का सेट जो है उनकी जांच करवा सकता है। उसका खर्चा उस प्रत्याशी को देना होगा। इनमें से किसी में भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो ये प्रत्याशी को खर्चा वापस कर दिया जाएगा। 45 दिन तक ये सारी मशीनें सुरक्षित रखनी होंगी। अभी तक ये था कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट जो सिंबल लोड किए जाते थे, उसके बाद जो लैपटॉप जो था वो उसके यूज़ करने पे कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब वो चूंकि सील कराया जाएगा तो अब वो इसका मतलब पाबंदी उस पर हो गई कि आपको तुरंत सील करना होगा। तो अगर किसी स्तर पे कोई गड़बड़ी हो रही है तो एक प्रयास ये किया गया है कि उस गड़बड़ी को कहीं पे रोका जा सके या उसको पकड़ा जा सके। कुल मिलाकर के राजीव जी ये एक तरीके से है। तो बहुत सी चीज़ों पर जहाँ पे हालांकि अभी भी बहुत सी मसले हैं जिनके ऊपर संशय बने हुए हैं, और ये निश्चित तौर पर मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा। अब जो वकील साहबान ने जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि सोमवार को बड़ी बेंच के सामने भी चले जाएं कि ये जो आदेश दिए गए इनमें क्या क्या शुद्धि होनी चाहिए, क्या क्या इनमें तरमीम होनी चाहिए, इसके लिए बड़ी बेंच के पास जा सकते हैं। लेकिन जो कुल मिलाकर के है वो कुल मिलाकर के यही है कि फिलहाल तो जो है वो 1 मई से ये नियम लागू हो जाएंगे और बहुत कुछ रोक जो है इस पर लग सकती है, जो आशंकाएं हैं वीवीपैट मशीनों को लेकर के, इनकी गड़बड़ियों को लेकर के। लेकिन पूरी तरीके से अभी भी ये मामला एक तरह से कहा जाए वो हल नहीं हुआ है, और पूरी तरीके से मशीनें अभी जो है वो जिसको कहा जाए कि वो शुद्ध रूप से, शुद्ध अंतःकरण से शुद्ध पवित्र गाय अभी नहीं हुई हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, और सवाल जैसे बारकोड को लेकर के भी उठाया है और भी सवाल जो उठाए हैं, इसका मतलब कि ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये मशीनों में बहुत सी गड़बड़ियां हैं और किस किस स्तर पे हो सकती हैं। उन स्तरों पे गड़बड़ी को रोकने का एक प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन जैसा आपने बताया कि दोनों जजेस के बीच में जो थी वो आम सहमति नहीं थी, तो इसीलिए मुझे लगता है राजीव जी जो फैसला आया है और इसमें जो कोर्ट ये क्लॉज डाला गया है कि प्रत्याशी के अनुरोध पे 5% मशीनों की होगी, प्रत्याशी को खर्च देना होगा। चूंकि जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी की कि किसी भी व्यवस्था पे आप जो है अनावश्यक टिप्पणी करके उसको आप असंदिग्ध मतलब नहीं बना सकते, ये उनकी टिप्पणी थी। और जस्टिस दत्ता की पूरी सुनवाई के दौरान उस समय भी जो थी वो लगातार जो बीच में उनकी टिप्पणियाँ आई थी उससे स्पष्ट संदेश आ रहा था कि वो शायद जो बहस चल रही है उससे शायद मुतमईन नहीं है एक तरीके से, और वो चुनाव आयोग की जो दलीलें हैं उससे शायद वो मुतमईन थे। तो ये कुल मिलाकर के दोनों जजेस के बीच में जो राजीव जी डिफरेंसेस हैं, वैसे भी अगर दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, अगर ये बात शामिल की जाती है आदेश में कि दोनों जनों के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर के डिफरेंसेस थे, तो स्वतः मुझे लगता है कि स्वतः फिर ये बड़ी बेंच को रेफर हो जाएगा मामला इन डायरेक्टिव्स के बाद भी, ऐसा मुझको लगता है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 जजों की बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, दोनों में बहुत सारे मसले पर आम सहमति नहीं थी, और जस्टिस दत्ता और संजीव खन्ना के बीच एक मसले पर आम सहमति थी कि फिजिकली इसको हाथ में नहीं दिया जाएगा, यानी पर्ची हाथ में नहीं, और वीवीपैट की 100% काउंटिंग नहीं, और बैलेट पेपर से मतदान नहीं। यानी ये जो 3 महत्वपूर्ण बात थी कि बैलेट पेपर से मतदान हो, दूसरी बात ये थी कि पर्ची हाथ में, अगर वीवीपैट की पर्ची है तो वो हाथ में दिया जाए, और तीसरी बात ये कि दोनों का 100% मिलान किया जाए, यानी ईवीएम और वीवीपैट का मिलान हो काउंटिंग के समय। इस तीनों बातों को खारिज कर दिया गया। इसमें दोनों ही जज एक मत थे।
लेकिन यहां से आगे आगे बात आती है जिसमें कहीं मत भिन्नता है, दोनों के बीच मत भिन्नता है। लेकिन जस्टिस खन्ना अपनी बात यहां फैसले में बताते हुए, सुनाते हुए, जस्टिस संजीव खन्ना ने जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं। पहली बात यह कि 1 मई 2024 से, यानी आज से ठीक 4 दिन बाद एक नया नियम लागू होगा। वो नया नियम यह होगा कि जब सिंबल, क्योंकि जो उन्होंने पूछा था कि ये ईवीएम में सिंबल लोड कैसे करते हैं, और जो सिंबल लोड आप करते हैं तो जिस चीज से करते हैं उसको कहां रखते हैं, क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं या वापस करते हैं क्या, या इसको रीयूज करते हैं, ये सारी बातें वहां थी। तो यहां साफ साफ कहा गया है कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको जिस दिन आप सिंबल लोड करते हैं उसी दिन उम्मीदवारों के सामने इसको सील बंद करेंगे और उसके बाद उम्मीदवार जितने भी हैं वो इस पर साइन करेंगे और अपनी मुहर लगा के और इसको एक कंटेनर में ठीक उसी तरह रखेंगे जैसे ईवीएम को रखा जाता है। और इसको तब तक रखा जाएगा जब तक कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया ना हो जाए, और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 45 दिन तक इसको सुरक्षित रखा जाएगा। अब दूसरी बात इसमें कि आप एक और कोशिश कीजिए कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको बार कोड दिया जाए, ताकि, और बार कोड के थ्रू कैसे काउंटिंग हो इस प्रोसेस को भी आप पता कीजिए, देखिए। ये 2 हो गया। तीसरी बात यहां संजीव खन्ना, क्योंकि दत्ता तो किनारे हट गए, संजीव खन्ना जो हैं वो तीसरी बात यहां कह रहे हैं कि 5% प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा की 5% बैलेट पेपर, जो वीवीपैट में जो पर्ची है उसकी काउंटिंग हो सकती है तब, जबकि डिमांड करेगा उम्मीदवार तब। दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाला ये भी है। हाँ, उसमें भी पहले नंबर वाला नहीं, दूसरे और तीसरे नंबर पे रहने वाला डिमांड कर सकता है ये कि मैं दूसरे नंबर पे आया हूं और मुझे कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है, तो ये दूसरे और तीसरे नंबर वाला जो उम्मीदवार है, और चौथे पांचवें वाला भी नहीं और पहले वाला भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाला उम्मीदवार जो है वो इसे काउंट करेगा, काउंटिंग के लिए दरख्वास्त करेगा। और उसके बाद ये 7 दिन के भीतर इसकी काउंटिंग होगी। इसके लिए कुछ फी भी लगाना है, पैसा भी लगेगा, और अगर उसकी बात सही निकलती है तो उसका पैसा वापस हो जाएगा। बात सही नहीं निकलती है तो ये पैसा जब्त कर लिया जाएगा। एक ये। दूसरी और इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो छेड़छाड़ से रिलेटेड है, टैंपरिंग से रिलेटेड है, उसके लिए भी आपको 7 दिन के भीतर अनुरोध पत्र देना होगा, दरख्वास्त करना होगा, और आप उसके लिए भी आपको पैसा देना होगा, और फिर आप काउंटिंग फिर से उस छेड़छाड़ को, टैंपरिंग को दिखा सकते हैं। ये इतनी बातें हैं, और भी हैं अमलेंदु जी। जी, आपका ये तो एक बार फिर से मैं पूरा जो आ गया है एग्जिस्ट एक तरीके से कहा। हाँ, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। एक तो ये कि पेपर बैलेट वोटिंग पर वापस लौटने की याचिका खारिज कर दी जी। सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करने की याचिका भी खारिज कर दी। मतदाता को वीवीपैट पर्ची लेने और उसे मतपेटी में जमा करने की अनुमति देने की याचिका भी खारिज कर दी जी। जो सिंबल लोडिंग यूनिट थी उनको सील किया जाए और सुरक्षित रखें, ये आदेश दिया कोर्ट ने कि 1 मई 2024 को या उसके बाद की जाने वाली सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के लिए वीवीपैट मशीनों की सभी सिंबल लोडिंग इकाइयों को सील करने और सुरक्षित करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इन सभी एसएलयू को उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के साथ कंटेनरों में सीलबंद और सुरक्षित किया जाना चाहिए, ये आदेश दिया। नतीजों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में स्टोर किया जाएगा। एसएलयू को ईवीएम की तरह ही निपटाया जाना चाहिए, यानी जिस तरीके की प्रक्रिया ईवीएम के साथ उसको बंद करने, सील करने और खोलने की होती है, उसी तरीके से सिंबल लोडिंग यूनिट की भी प्रक्रिया पूरी तरीके से होगी। और उम्मीदवारों के लिए ईवीएम कार्यक्रमों का सत्यापन कराने का विकल्प रखा गया है कि वो इतना सत्यापन करा सकते हैं। परिणामों में जो दूसरा और तीसरा मतलब जो रिजल्ट आएंगे उसमें दूसरा और तीसरा जिनको स्थान हासिल होता है उम्मीदवारों को, वो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5% ईवीएम में बर्न मेमोरी सेमी कंट्रोलर के सत्यापन के लिए अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन ये परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर लिखित अनुरोध इनको करना होगा जी। ऐसा लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर ईवीएम के निर्माता के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा ईवीएम की जांच और सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवारों को जांच की जाने वाली ईवीएम की पहचान मतदान केंद्र के क्रमांक से करनी होगी।
मतलब वो बताएं कि किस मतदान की मशीन है उसमें आपको गड़बड़ी की आशंका है। तो ये राजीव जी मतदान केंद्र चिन्हित होने की बहुत बड़ी बात है कि मान लीजिए आपको लगता है कि हमारे वोट जो थे इस बूथ पे ज़्यादा हैं और दूसरे के ज़्यादा निकल रहे हैं, तो आप उसकी जांच करवा सकते हैं। ये एक तरीके से इससे उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि सत्यापन के समय उपस्थित रह सकते हैं। मतलब जिस समय जाँच की जाएगी इन मशीनों की, उस समय उम्मीदवार और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ उपस्थित रह सकते हैं। इन सत्यापन के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को जली हुई बर्न मेमोरी की प्रामाणिकता को सूचित करना चाहिए, ये एक आदेश दिया है। चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित सत्यापन प्रक्रिया का खर्च अनुरोध करने वाले उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। यदि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ पाई जाती है तो उम्मीदवार को इसकी जांच लागत जो है वो वापस कर दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण राजीव जी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ईवीएम की इसीलिए उसने ये सेंटेंस जोड़ा है अपने आदेश में कि यदि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ पाई जाती है तो उम्मीदवार को लागत वापस कर दी जाएगी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये सिरे से खारिज कर दिया कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। राजीव जी, ये आदेश का एक मतलब ये भी निकलता है, भले ही ये बात आदेश में कही गई है नहीं कही गई है, लेकिन चूंकि ये कहा गया है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो ये लागत वापस कर दी जाएगी। और ये सारी जो प्रक्रिया बताई गई है वो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए ये डायरेक्टिव्स राजीव जी दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे स्क्रीन पे आप लगातार देख रहे होंगे परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर, और ये जो फैसला है वो हम राइट साइड में सुप्रीम कोर्ट ब्रेकिंग में आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक एक फैसला, एक एक बात, जो कुछ कहा गया है इस फैसले में। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हो रही थी, उस पर एक बड़ा फैसला, और इस फैसले में जो डायरेक्टिव्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहां से कहीं ना कहीं ये डायरेक्टिव्स उस दिशा में, चुनाव सुधार की दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। 100% आप मत लौटिए उधर, लेकिन कम से कम ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसके साथ कुछ और न डाला जाए, इसकी हैकिंग ना हो, ये सारी बातें आप यहां लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच ये एक जो स्थिति उत्पन्न है जिसमें भ्रम की स्थिति है, उस स्थिति को दुरुस्त कीजिए, दूर कीजिए। जरा आपसे समझना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, पहले आपसे, फिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी से, क्या यहां से एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, या सब कुछ वैसे ही जैसे था, या यहां से एक डर, एक भय का वातावरण भी सत्तारूढ़ दल के ऊपर पैदा होता है कि अगर कुछ गड़बड़ किया, ये 2 फेज का मतदान निकल गया, तीसरे फेज में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो यहां पकड़े जाएंगे और वो अच्छी स्थिति निर्मित नहीं होगी। क्या इस फैसले का असर इस चुनाव पे होता हुआ दिखाई देता है प्रशांत जी? बिल्कुल राजीव जी, सबसे बड़ा असर जो मुझे दिखाई देगा इसमें अभी वो ये कि ईवीएम के संशय ने बहुत सारे मतदाताओं को उदासीन कर दिया था। बहुत से मतदाता मतदान केंद्र में जा ही नहीं रहे थे कि हमारे वोट देने से क्या फायदा जब ईवीएम से मैनेजमेंट हो जाता है। और इसकी बड़ी रूमर फैली हुई थी पूरे समाज में। जो मतदाता मतदान का प्रतिशत कम होता है उसकी एक वजह यह भी है कि लोग ईवीएम पे विश्वास नहीं करते थे। कुछ मुझे लगता है कि इससे एक विश्वास मतदाताओं के बीच में आएगा कि हाँ, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो ये अब चैलेंज किया जा सकता है। ये उनका उम्मीदवार जिसको इन्होंने वोट दिया था, अगर वो उम्मीदवार हारता है और नंबर 2 पोजीशन में रहता है तो वो उम्मीदवार जो है उसको चुनौती दे सकता है। और उसको चुनौती देने के लिए जिन साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी, जिन सबूतों की जरूरत पड़ेगी कोर्ट में, वो सबूत अब 45 दिन के लिए प्रिजर्व किए गए हैं। दूसरी बात जो अमरेंदु जी ने बात कही वो मैं भी उसी में जोड़ना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ईवीएम की जांच का रास्ता खोला है, इसका मतलब है कि सिद्धांत रूप में ये माना है कि ईवीएम फूल प्रूफ नहीं है। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी हार है। चुनाव आयोग अभी तक ये कहता रहा था सुप्रीम कोर्ट में भी कि ईवीएम टेम्पर प्रूफ है, ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ये नैतिक रूप से चुनाव आयोग की एक बड़ा सेटबैक है, उनकी एक बड़ी हार है।
क्या कुछ कहेंगे आप डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, यहां से क्या आपको लगता है कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया में एक कदम और ऊपर, एक सीढ़ी और चढ़ा यह हिंदुस्तान, और यहां से क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ तो हो रहा है। आप याद कीजिए, पहले ईवीएम के बाद उसमें वीवीपैट के बाद उसमें 5% काउंटिंग की बात, वीवीपैट की काउंटिंग, रिकाउंटिंग, अब उसमें उम्मीदवार जो हैं उनके सामने सील बंद कंटेनर में रखा जाएगा, सिंबल लोडिंग यूनिट को, ईवीएम को, वीवीपैट को, सबको। और यहां एक और गुंजाइश बनती है कि यहां से उम्मीदवार कम से कम और दूसरे और तीसरे नंबर का उम्मीदवार रिकाउंटिंग तो करवा सकता है और 45 दिन के भीतर करवा सकता है, 7 दिन के भीतर वो ये डिमांड क्रिएट कर सकता है। ये सारी बातें आ रही हैं। बारकोड की बात आ रही है कि प्रत्येक उम्मीदवार को एक एक बारकोड बांटा जाए और उसकी काउंटिंग कैसे होगी इसके तरफ ध्यान दिया जाए। यानी एक डायरेक्टिव ऐसा जो इस चुनाव सुधार को आगे लेके जा रहा है, लेकिन दूसरा इसके साथ साथ, इस डायरेक्टिव के साथ साथ जो 1 तारीख से लागू करने जा रहे हैं, ये 1 मई से, उसके साथ साथ ये बताइए कि क्या इसका असर चुनाव पे, वर्तमान चुनाव पे पड़ता हुआ दिखाई देता है? निश्चित ही जब लोगों को यह भरोसा होगा कि वो जिसको वोट देने जा रहे हैं वोट उसी को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि किसी और को वोट दिया और वोट किसी और को मिल गया, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, जब चुनाव शुरू हुए थे, पहले आम चुनाव से लेके आज तक लगातार चुनाव में सुधार की प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि कोई भी शक शुबहा मतदाता के मन में नहीं रहना चाहिए। जब पहली बार मत पड़े तो अलग अलग पेटियां थी, पहले आम चुनाव में हर पार्टी के लिए अलग पेटी थी और वोट एक जैसा था। आदमी, उस मतदाता उस पेटी में वोट डाल देता था, पेटी के वोटों की गिनती होती थी। बाद में ये शिकायत है कि ये लोग मतों की हेराफेरी कर देते थे, सील लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई, मतपत्र हुआ और सील लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब 2004 में चुनावी मशीन आई, ईवीएम आई, तब ये लोगों को लगा कि इसमें शायद गुंजाइश कम होगी गड़बड़ी की। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें देखिए, अगर पुनर्गणना की मांग दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार ही कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी इस आशंका को निर्मूल कर दिया है कि कोई भी उम्मीदवार या कोई भी टॉम, डिक और हैरी आके उम्मीदवारी का नामांकन भर दे और चुनाव को रुकवाने की कोशिश करे, चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत करके चुनाव आयोग को परेशान करने की कोशिश करे, तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सकता। तो जो भी सुधार, जो भी सुझाव दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो बहुत सोच समझ कर कहा है और उसके अंजाम दूरंगामी होंगे। दूसरी बात है कि 1 मई की तारीख मुकर्रर की है सुप्रीम कोर्ट ने। जो भी सुधार होंगे, जो नए सुझाव हैं, वो 1 मई के बाद होने हैं। इसका मतलब यह है कि चुनाव की प्रक्रिया में और कसावट आएगी और मतदाताओं का विश्वास इससे बढ़ेगा कि वो जिसे वोट दे रहे हैं वही होगा। जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं उन्हें भी विश्वास रहेगा कि उन्हें अगर वोट नहीं मिले हैं तो नहीं मिले हैं और मिले हैं तो मिले हैं। राजीव जी, क्या कुछ है आपके पास अमलेंदु जी? राजीव जी, प्रशांत भूषण जो है उनका एक अभी वक्तव्य आया है और वक्तव्य जो है वो ये आया है कुल मिलाकर के कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी जो याचिका थी वो कागजी मतपत्रों पे वापस जाएं और मतपेट डालें, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और आज केवल जो है वो कुल मिलाकर के जो 2% गिनती की बात थी वो जो है सामने आ पाई है, ये उनका कहना है। और उनका कहना है कि इसके वजह 3 निर्देश दिए हैं कि चुनाव आयोग को वीवीपैट पर बारकोड रखने की व्यवहार्यता की जांच करनी चाहिए और फिर यांत्रिक रूप से सभी पर्चियों की गिनती करनी चाहिए। यानी सभी पर्चियों की गिनती पर तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन वो बारकोड के जरिए और मशीनों की गिनती के जरिए जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्टिव्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं चुनाव आयोग को। दूसरा उनका है कि चुनाव के बाद चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और 45 दिनों तक उपलब्ध रखा जाना चाहिए। और तीसरा ये कि हारने वाले उम्मीदवार अपने खर्च पर किन्हीं 5 ईवीएम की बर्न मेमोरी की जांच करा सकते हैं। ये प्रशांत भूषण ने अभी बताया है। राजीव जी, कोई हाँ, वही बात है जो हम लोग लगातार बता रहे हैं, उसी बात को। प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने इस केस को लड़ा है और लगातार लड़ रहे हैं और उनके जैसे बहुत सारे
सुप्रीम कोर्ट के और देश के अलग अलग हिस्सों के वकील जो हैं वो इस लड़ाई में आगे हैं, अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। देश के दूसरे जो अलग अलग राजनेता हैं, राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक संगठन हो, ये सब भी सोसाइटी, ये सब भी कहीं ना कहीं इसी मसले को आगे बढ़ाने की, चुनाव सुधार की प्रक्रिया को और बेहतर किया जाए, चुनाव की प्रक्रिया बेहतर की जाए, उसमें सुधार की गुंजाइश हो, ये सारी चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी मसले पर आज शाम महमूद प्राचा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है शाम 6 बजे, और वहां क्या निर्णय लिया जाएगा ये हम आप तक तो पहुंचाएंगे ही। आज जानते हैं दोस्तों कि एक तरफ दूसरे फेज का मतदान चल रहा है, पोलिंग चल रही है। मैं भी और ये अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे दोनों साथी, हम लोग वोट डाल के आ चुके हैं, निशान हमारी उंगली पे है और ये एक गर्व का निशान होता है। लेकिन साथ साथ देखिए एक गर्व हमें ये भी है कि आप जैसे सुधी दर्शक साथी देखने सुनने वालों का एक भरा पूरा परिवार है, और 6 मिलियन का परिवार कम नहीं होता। आज ये भी गर्व आप लोगों ने हमें दिया है। एक तरफ ये लोक पर्व का गर्व और वोट डाल के आने का गर्व, दूसरी तरफ 60 लाख से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स होने का एक जो सुकून मिलता है, इसको सुन के ये आप लोगों ने दिया है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हम लोग तो एक तरफ जहां सेकेंड फेज के मतदान की बात कर रहे हैं, पहले फेज का मतदान और उसमें क्या कुछ हुआ ये तो आप लोगों ने देखा। पहले फेज के बाद नरेंद्र मोदी कितने परेशान हुए कि वो क्या क्या नहीं भाषण में लेकर के चले आए, और उन्हीं भाषणों के आधार पर उनके खिलाफ एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगी हुई है। उस याचिका की आज सुनवाई थी, लेकिन जिस जज को, जस्टिस दत्ता वहां भी हैं, सचिन दत्ता को आज सुनवाई करनी थी, लेकिन वो आज छुट्टी पे हैं। तो वो अब सचिन दत्ता जो हैं वो आएंगे सोमवार को, और सोमवार को ये सुनवाई होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाली याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें डिमांड किया गया है कि 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने से, वोट डालने से रोका जाए। और इस देश में ऐसा हो चुका है, बाला साहब ठाकरे को रोका गया था, आप याद कीजिए। तो एक तो ये, दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात, उधर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है ईवीएम वीवीपैट को लेकर, उस फैसले में दोनों जज एक मत नहीं थे। 2 जज संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता दोनों एक मत नहीं थे। जस्टिस दत्ता ने सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पे हामी भर के अपनी जुबान बंद कर ली वहां पे, और संजीव खन्ना ने बहुत सारे यहां पर डायरेक्टिव्स दिए हैं। उन डायरेक्टिव्स को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्क्रीन के राइट साइड में सुप्रीम कोर्ट ब्रेकिंग के नाम से जो आप नीचे लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये, और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो जो बातें हैं वो क्या इस चुनाव के परिणाम की तरफ और एक अच्छे, सुखद और निष्पक्ष परिणाम की तरफ ये लेके जाते हैं, ये देखना होगा। तो ये सब कुछ आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। बैलेट पेपर पर वापस लौटने की याचिका खारिज हो चुकी है। बैलेट पेपर यानी पेपर वोटिंग नहीं होगी, लेकिन वीवीपैट की पर्चियों की, वीवीपैट में जो पर्ची है उसकी 100% काउंटिंग भी नहीं होगी। लेकिन ये उस दिशा में जाते हुए जरूर दिखाई देता है जिस दिशा में अगर बार कोड आ जाए तो बार कोड से पूरी काउंटिंग होगी। ये बार कोड की व्यवस्था कैसे होगी, इसको कैसे आगे ले जाया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ एक इंपॉर्टेंट इशारा करता है। अभी से थोड़ी देर पहले जब ये मामला पूरा आया है सामने, तो प्रशांत भूषण जो मुख्य रूप से ये चुनाव लड़ रहे, ये याचिका पर लड़ रहे थे। चुनाव का दिन है दोस्तों, इसलिए चुनाव का शब्द का इस्तेमाल ज्यादा जुबान पे आ जाता है, लेकिन इसी याचिका की बात जिस पर सुनवाई हो रही थी, जो अपनी तरफ से इस पर अपनी बातें, अपनी दलीलें अपनी उस बहस में दे रहे थे, उनकी बाइट आ चुकी है, वो आप तक हम सुनाते हैं। और इधर हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करता हूं। पहली एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अपडेट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि पेपर बैलेट वोटिंग पर वापस लौटने की याचिका हम खारिज करते हैं, सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करने की याचिका खारिज करते हैं, मतदाता को वीवीपैट पर्ची लेने और उसे मतपेटी में जमा करने की अनुमति देने की याचिका खारिज करते हैं। ये 3 लाइन में 3 चीजें खारिज। लेकिन कौन कौन सी चीजें होंगी? सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा, यह भी कह दिया गया है। चौथी बात इंपॉर्टेंट है कि ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रखी जाएगी। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची, चुनाव की घोषणा, मतदान रिजल्ट आने के बाद ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ रखी जाएंगी।
उम्मीदवार हस्ताक्षर करेगा, सील लगाएगा, सील बंद लिफाफे में रखा जाएगा। उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच का विकल्प रहेगा, जो 7 दिन के अंदर आप ये डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए एक नॉमिनल फी देना होगा और उस फी को अगर आपकी बात सही निकली तो फी आपको वापस, नहीं सही निकली तो फी वापस नहीं होगा। और इसके अलावा वीवीपैट का खर्चा भी, ये वीवीपैट की काउंटिंग भी कर सकते हैं और उसके लिए प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के, अगर एक संसदीय क्षेत्र में जितने विधानसभा हैं, हर विधानसभा के 5-5% वीवीपैट की काउंटिंग आप रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। लेकिन ये दूसरे और तीसरे नंबर वाले, पहले नंबर वाला तो जीत गया है, उसको और अंतर चाहिए। वो कह रहा है कि नहीं जी हम तो 100 वोट से जीते हैं, 1000 वोट होना चाहिए, लेकिन वो उसके लिए ये लागू नहीं होता, क्योंकि वो जीत गया तो जीत गया। दूसरे नंबर वाला ये कहेगा कि नहीं मैं जीत सकता था और यहाँ कुछ गड़बड़ी है, तो रिकाउंटिंग जो वहां पे आप काउंटिंग बूथ पे करवाते हैं उसके बाद अब एक यहां पे गुंजाइश बनती है और ये बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि आप लोग याद कीजिए कि कई जीते हुए प्रत्याशी 100 वोट से, 200 वोट से, 500 वोट से, 1000 वोट से हार जाते हैं। ये इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहां पे 100% की गुंजाइश नहीं है, मात्र 5%। क्या ये 5% होता है? तो ये सब, आइए जरा सबसे पहले प्रशांत भूषण की बाइट सुन लेते हैं और उनके बाद डॉक्टर राकेश पाठक जी से इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी 3 साथी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। लेकिन प्रशांत भूषण क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5, हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं। सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट ऑन EVM and VVPAT. Our demand was that because the EVMs have a programmable memory and therefore can be manipulated, so in order to avoid public
भूषण को डॉक्टर राकेश पाठक जी, और आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आज के इस फैसले के बाद कुछ चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? क्या मतदाता जो हैं उनका भरोसा थोड़ा बनेगा, बढ़ेगा इस चुनाव की प्रक्रिया पे? हमारे चैनल के आज 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। हम सबको बधाई और हमारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद। जहां तक आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आने वाले दिनों में जो मतदान होना है, आज के दिन का मतदान तो आधा समय लगभग हुआ जा रहा है। बहुत ज्यादा भरोसा और बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ेगा मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि निर्वाचन आयोग की अपनी जो भूमिका है वो इतनी संदिग्ध हो चुकी है। जैसे उसने कल नोटिस जारी किए, गलती कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, भाषण नरेंद्र मोदी दे रहे हैं आपत्तिजनक, पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस दे रहा है आयोग। राहुल गांधी के बयान और नरेंद्र मोदी के बयानों को एक समान मानकर जिस तरह से वो पहल कर रहा है, वो भी बता रहा है वो कितना पक्षपाती है। तो आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में हम थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण देख सकते हैं, जो 45 दिन तक रखने की बात हो रही है। लेकिन इसमें एक दो सवाल अभी छुपे हुए हैं। जैसा कि मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा और निर्णायक फैसला इस वक्त नहीं होगा, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था, आपने भी पूछा है, हम सब लोग पूछते रहे हैं कि वो जो पर्ची है, उसका जो कागज है, उस पर जो स्याही है, वो कितने दिन तक रहने लायक है। अब 45 दिन तक की बात हो रही है, तो हमें नहीं लगता 45 दिन भी वो स्याही उस पर अमिट रह पाएगी। तो कई सवाल हैं जिनके उत्तर अभी मिलना बाकी हैं, लेकिन लोकतंत्र में सतत प्रक्रिया चलती है। किसी प्रक्रिया से, किसी व्यवस्था से अगर नागरिक या सिविल सोसाइटी, पत्रकार कोई भी असहमत है, उससे उस पर संदेह है, तो उसके बारे में अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। मुझे लग रहा है अभी ये बहस और भी आगे चलेगी। आज इसका अंतिम परिणाम हमें नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग इस पर पुनर्विचार याचिका लगाएं, संविधान पीठ तक बात जा सकती है। ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। लोकतंत्र इसी तरह से परिमार्जित होता है, अपने भीतर से मंथन करते हुए उसकी मथनी हमेशा चलती रहती है लोकतंत्र की, और उसमें से विष और अमृत अलग अलग निकलते रहते हैं। तो अभी इस पर बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन का जो मतदान है उस पर भी इससे कोई फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। मतदाता ज्यादातर घर से निकल चुका है वोट डालने। बहुत सारे लोगों तक तो सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले की जानकारी पहुंचने में ही शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। हर कोई इतना अपडेट नहीं रहता। तो मुझे लग रहा है कि आज के मतदान का बाकी जो रुझान है उस पर नजर रखने की जरूरत है। खास तौर से जो कम वोट पड़ रहा है उसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस या सब पार्टियों को चिंता करनी चाहिए कि लोगों का इस निर्वाचन प्रणाली से भरोसा उठ रहा है। क्या लोग इसलिए वोट डालने नहीं जा रहे हैं, या पार्टियों में जिस तरह दल बदल हो रहे हैं, जिस तरह की सिद्धांतहीनता, नैतिकता विहीन जो राजनीति दिखाई दे रही है, उसको लेकर लोग हताश हो चुके हैं इसलिए वोट डालने नहीं जा रहे हैं। इन पर विमर्श हमें करने की जरूरत है। जी राजीव जी। सही आप कह रहे हैं कि इन्हीं मसलों पे हमको विमर्श करने की जरूरत है कि क्या सिद्धांत जो है, सिद्धांत विहीन राजनीति, और उसमें भी पिछले मतलब फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज के बीच में जो कुछ हुआ है, क्या ये भी एक निराशा का कारण आज दिखाई देगा? क्योंकि पहला जो ट्रेंड आया है 9 बजे, वो ट्रेंड तो यही बताता है कि कई जगह से अब 11 बजे का ट्रेंड आएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि थोड़ा लेट होता है, लेकिन 9 बजे का ट्रेंड हम आप तक पहुंचा रहे थे। अब 11 बजे का ट्रेंड भी स्क्रीन पे हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। आ चुका है 11 बजे तक का भी ट्रेंड और स्क्रीन पे है। और ज़रा जल्दी से उसको भी रिकैप कर देना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि असम में 27% वोटिंग हो चुकी है, 27.43%, बिहार में 21.68%, छत्तीसगढ़ में शानदार पोलिंग हुई है 35.47%, जम्मू कश्मीर में 26.61%, कर्नाटका में 22.34%, कर्नाटका में थोड़ा उदासीनता दिखाई दे रही है, केरल में 25.61%, मध्य प्रदेश में 28.15%, महाराष्ट्र में 18, यहाँ उदासीनता है, उदासीन लोग थोड़े दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र में 18.83%। और इस पर चर्चा जरूर करना चाहिए कि महाराष्ट्र में जहां 4 भागों में बटी हुई पार्टियां, 2 पार्टियां 2-2 भाग में बट गई, मतलब एक पार्टी शिवसेना 2 पार्ट में और एनसीपी 2 पार्ट में, 2-2-4 तो यहां दोनों मिलके हो गए, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी है।
तो इन सब के कारण क्या उदासीनता है? कोई उद्धव ठाकरे को पसंद करता था, लेकिन अब वो जो निशान है चला गया उधर शिंदे साहब के पास, इसलिए ऐसा हो रहा है कि कुछ और हो रहा है? तो एक तो महाराष्ट्र में पोलिंग कम हुई है, क्यों हुई है ये देखेंगे। मणिपुर में 33.22%, मणिपुर में अच्छी पोलिंग हो रही है। राजस्थान में भी ठीक ठाक पोलिंग है, 26.84%। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 36.42%, और उत्तर प्रदेश में 24.31% और पश्चिम बंगाल में 31.21%। तो देखिए ये अलग अलग जगहों के ये 13 राज्य और उसकी 88 सीटें और उसमें कहां कितने प्रतिशत की पोलिंग, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस पोलिंग के प्रतिशत की तरफ आप अगर बढ़ते हैं तो आज का जो ये डायरेक्टिव है, आज का जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले की तरफ खुद ब खुद ध्यान चला जाता है। यह फैसला आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करता है कि इसमें आपकी जो डिमांड थी वो डिमांड यहां खारिज कर दी जाती है। दो जजों के बीच मतभेद और मत भिन्नता इस ढंग से, क्योंकि दोनों में कोई 100% की तरफ भी जाना चाहता था पर्ची को करने के लिए, और कोई चाहता था कि नहीं पूरा का पूरा इसे खारिज कर दिया जाए। नाम नहीं रखना चाहता हूं यहां पे, लेकिन यहां यही बात जो अंदर से आ रही है। लेकिन फैसला चूंकि जो लिख के आया है वही सब कुछ है, सामने वही है। और सामने जो है वो ये है कि यहां पर 2-3 बहुत ही अहम डायरेक्टिव, और 1 तारीख से 1 मई 2024 से यहां पर बहुत कुछ परिवर्तन देखेंगे आप। क्या यहां से उन सब परिवर्तनों पे असर पड़ रहा है चुनाव पे? क्या इन परिवर्तनों के बाद चुनाव जो है उसमें थोड़ा प्रतिशत बढ़ेगा? क्योंकि बिहार में आप याद कीजिए कि जो जिन 5 सीटों पे मतदान हो रहा है उनमें से 4 सीटें, बिहार में 4 सीटें जहां पर 4 बजे तक ही पोलिंग होनी थी उसे 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसीलिए क्योंकि पहले फेज में पोलिंग उतनी नहीं हो पाई और गर्मी का दिन है, गर्मी में लोग नहीं निकल रहे हैं। यह कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग ने कहा है कि फर्स्ट फेज में चूंकि लोग इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर 41 डिग्री टेम्परेचर में लोग नहीं निकल सकते थे और 4 बजे तक ही हमने पोलिंग रखी थी। इसको 2 घंटा हम और बढ़ा रहे हैं, 6 बजे तक कर रहे हैं। कई जगह 4 बजे तक, कई जगह 3 बजे तक की पोलिंग थी और अब वह 6 बजे कुछ बूथ पे उसे 6 बजे तक किया गया है। क्या आज उससे हम थोड़ा सा इजाफा देखेंगे? ये दूसरे चरण के मतदान की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले पर चर्चा करना जरूरी है और इससे चुनाव सुधार में कितना हम गुंजाइश देखते हैं इसकी चर्चा यहां लाजमी है। एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए 7 दिनों, परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर उम्मीदवार कह सकते हैं कि रिकाउंटिंग, लेकिन 5-5% ही काउंटिंग करवाने की गुंजाइश है, इसको कैसे देखा जाए? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही। हाँ, तो अगर कोई इलेक्शन पिटीशन जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम मार्जिन से हार जीत नहीं हुई है, उन पिटीशंस के लिए रास्ता खुल गया है। वो जाएंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो प्रिजर्व हैं कोर्ट में सबूत के तौर पर, एक बात। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है महाराष्ट्र में, बहुत चिंताजनक ढंग से कम है, 18% के आसपास है। और महाराष्ट्र काफी उत्साह से वोट देता रहा है। उसकी एक वजह इलेक्शन कमीशन भी है कि इलेक्शन कमीशन का फेलियर है कि अगर इतनी कम वोटिंग हो रही है उसमें जिम्मेदार वो भी हैं। एक कि उन्होंने मतदाता को उस तरीके से उत्साहित नहीं किया। दूसरा, उनका जो बहुत निष्पक्ष जो इमेज इलेक्शन कमीशन की रही है उसमें भारी आघात पहुंचा है। जिस तरीके से अभी राकेश जी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो हेट स्पीच का मामला है, इस तरीके के तमाम मामले जब आते हैं और इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं करता है या एक तरफा फैसला करता है तो उससे मतदाताओं के बीच में एक उदासीनता जाती है।
कि हम वोट देके क्या करेंगे, हमारा तो वोट जो है वो ईवीएम में काउंट ही नहीं होगा, या इलेक्शन कमीशन तो अपने ढंग से काम करेगा। तो एक बड़ी विफलता जो है इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन अगर एक्टिव होता है तो आप देखिए कि वोटिंग के परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है। टीएन सेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से काम करना शुरू किया था, उसने मतदाताओं को उत्साहित किया था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत हुई थी, हमारा जो लोकतंत्र है मजबूत हुआ था। क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर कोई एक मैच हो रहा है और उसके बारे में यह हो जाए कि रेफरी एक तरफ मिला हुआ है, तो उस मैच को देखने में कितने लोगों की दिलचस्पी होगी? ना खिलाड़ियों में होगी, ना दर्शकों में होगी। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा कि देखिए, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कम वोटिंग हो रही, उदासीनता है, वो बड़ी आश्चर्यजनक बात मुझे लग रही है। और कर्नाटक, महाराष्ट्र में खासकर जिस तरीके से वहाँ सरकारें बनी, तोड़फोड़ हुई, नए सिंबल हुए, चुनाव आयोग तक मामले गए, सिंबल बदले गए, पार्टियों के नाम बदले गए, उससे मतदाताओं में एक समझा जा सकता है कि एक उदासीनता है मतदान के प्रति। वरना 18% मतदान 11 बजे तक तो बात समझ में आती नहीं है। क्योंकि बाकी जगह मैं देख रहा हूँ कि 27% है, छत्तीसगढ़ में 35% है, जम्मू कश्मीर में 26% है, और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है 28%। उस तरीके से उत्तर प्रदेश भी अभी 24% ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का हिस्टोरिक एवरेज देखते हुए लग रहा है कि 24% ठीक ठाक वहाँ पे वोटिंग 11 बजे तक हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिस्टोरिकली 60% 65% ही वोट पड़ता है। लेकिन पिछली बार राजीव जी जब पहले फेज 1 में जब वोट कम पड़े तो ये बात बहुत जोर से प्रचारित हुई कि बीजेपी का मतदाता नहीं निकला। एक ये भी फैक्टर है इस कम वोटिंग का कि किसका वोटर उदासीन है। तो माना यह जाता है कि जो विपक्ष है, जो सरकार बदलने के लिए निकलता है, वो मतदाता उदासीन नहीं होता है। उदासीन वो मतदाता होता है जो अपनी चुनी हुई सरकार से नाउम्मीद हो गया हो। और आप देखिए कि फेज 1 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके के भाषण दिए हैं, उस तरीके के भाषण भी अगर उनके मतदाताओं को उत्साहित नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश में जैसे मान लीजिए कि माने हम कि ध्रुवीकरण की राजनीति का गढ़ है उत्तर प्रदेश, और इतने ध्रुवीकरण वाले भाषण के बाद भी अगर सिर्फ 24% आ रहा है तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता उस तरीके से उद्वेलित नहीं हुआ मोदी साहब के ध्रुवीकरण वाले भाषण के बावजूद। ये उनके लिए चिंता की बात हो सकती है राजीव जी। ध्रुवीकरण के वाले भाषण के बावजूद अगर मतदाता वहां उद्वेलित नहीं हो रहा है, निकल के नहीं आ रहा है, और वो ये कि किसी भी हाल में हमको मोदी को जिता के लाना है, मोदी है तो मुमकिन है कि नारे को आगे बढ़ाना है, ये अगर बातें नहीं हो रही हैं तो ये तय मानिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मतदाताओं में एक निराशा का आलम है, ये साफ दिखाई देता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, और इन सब के बीच दूसरे चरण का मतदान, और इस मतदान में क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट पे आया हुआ फैसला आपको, हमको, मतदाताओं को प्रभावित करेगा? एक बड़ा सवाल है ये। इन सवालों का जवाब अमलेंदु जी क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर राजीव जी काफ़ी प्रभावित करेगा। और मेरे सामने खबर राजीव जी खबर ये कि जो कोटा है जहाँ से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ एक सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई तो वार्ड नंबर 34 के बूथ नंबर 10 पर एक वाकया हुआ कि चाहे 1 नंबर दबाओ और चाहे 2 नंबर दबाओ, वोट 6 नंबर पर जा रहा था। इसके बाद जो थे राजनीतिक दलों के जो थे पोलिंग एजेंट, उन्होंने शिकायत की, ईवीएम चेक हुई और गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल ईवीएम बदली गई।
ब्रजराजपुरा चित्तौड़ा का नोहरा मतदान केंद्र का मामला। अब राजीव जी, जो आदेश आया है ईवीएम की जांच कराने का, ये 5% आप जांच करा सकते हैं, उसमें ये स्पष्ट है कि आप मतदान केंद्र के जरिए के क्रमांक से ईवीएम की जांच करा सकते हैं। अब जिन जगहों से शिकायतें आ रही होंगी कि 1 नंबर दबाओ तो भी 6 नंबर पर जा रहा है, 2 नंबर दबाओ तो भी 6 नंबर पर जा रहा है, इनकी जांच अब करवाई जा सकती है लिखित अनुरोध दे करके कि इन मशीनों की जांच कराइए, ये मशीनें गड़बड़ कर रही थी। तो राजीव जी, बहुत सी गड़बड़ियां जो हैं वो अब पकड़ में आ सकती हैं। ये एक रास्ता एक तरीके से आज के इस आदेश के बाद खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजीव जी बिल्कुल, एक बड़ा मतलब बड़ी खबर है ये। और इसके बाद आज के आदेश के बाद, तो आदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं। ये आदेश और इसका असर क्या तीसरे, चौथे, पांचवें पे, क्योंकि 1 तारीख से है और आदेश जैसे ही लागू होगा इसके बाद से खासकर उम्मीदवारों और पार्टियों के ऊपर आम मतदाता अपना मत देने जाए न जाए ये सेकेंडरी, प्राइमरी जहां पे जो धांधली होती है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे देखते हैं इसको आप? कमलेंदु जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी जरूरी खबर बताई है। मेरी जिज्ञासा ये है कि वो 1 और 2 दबाने पर जिस 6 नंबर पर रजिस्टर हो रहा है वोट, उस 6 नंबर पर चुनाव चिन्ह कमल का निशान तो नहीं है? क्योंकि जब से इस देश में ईवीएम की ऐसी शिकायतें मिली हैं, 100 में से 100 बार ऐसा हुआ है कि गलत जो रजिस्टर हुआ है वोट वो कमल के निशान पर ही हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बटन कहीं और दबाया गया हो और कांग्रेस के निशान पर गया हो। तो जरा अमलेंदु जी इस खबर का भी पता लगाएं कि वो 6 नंबर पर किसका निशान है। एक बात। दूसरी बात, ये जो असर की बात है और कम मतदान की बात कर रहे हैं, प्रशांत जी ने भी कहा। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर कितनी चिंतित है, इसका प्रमाण यह है कि कल अचानक गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए थे। शायद ये खबर हम लोगों ने अपडेट अभी की या नहीं, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मीटिंग ली पूरी इसको लेकर, सारे लोगों से बात की, जो लोग बुलाए जा सकते थे, प्रदेश के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह, उनसे बुलाकर बात की एक बड़े 5 सितारा होटल में। जिन लोगों से सीधे मिलना संभव नहीं था उन लोगों से फोन पर बात की है। ये चेतावनी तक दे गए हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। ये रिपोर्ट अभी से तैयार कराई जाने लगी है कि कम मतदान जहां हो रहा है वहां के विधायक को क्या कर रहे थे उस समय, मतदान के दिन या मतदान से पहले। आज इस वक्त भी चलते समय, मतदान चलते समय, खुद मुख्यमंत्री प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठे हैं, पूरा अमला बैठा हुआ है, प्रदेश नेतृत्व। इसको लेकर ही फोन घनघनाए जा रहे हैं कि मतदाताओं को घर से निकालो। यानी कहीं ना कहीं जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि बीजेपी को यह समझ में आ गया है कि उसका मतदाता नहीं निकल रहा है घर से, वो शायद असंतुष्ट है। और जिन बातों को नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं वो बातें हिंदू समाज में भी अपील नहीं कर रही। जैसे कल उद्धव ठाकरे ने कह दिया, मोदी जी कब से मंगलसूत्र की बात करने लगे, कब से चिंता करने लगे। तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी, जो बाकायदा हम सब जानते हैं कि वहां तो बाल ठाकरे की शिवसेना भी हिंदुत्व के रास्ते पर ही चलने वाली होती थी घोषित रूप से, आज भी उनका कोई उससे बहुत दूरी नहीं हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे भाजपा के हिंदुत्व से दूर है। पर अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कह रहे हैं तो भी ये जानते होंगे कि महाराष्ट्र का हिंदू मतदाता भी मोदी जी के मंगलसूत्र का राग अलापने को ठीक नहीं मान रहा। वो भी ये पूछ रहा है कि आपको मंगलसूत्र की चिंता कब से होने लगी और क्यों होने लगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले चरणों में अगर मतदान, आज शाम को ज्यादा इसकी समीक्षा हो पाएगी कि कुल मिलाकर इस दूसरे चरण में कितना मतदान हुआ, और अगर आज भी कम रहता है तो आने वाले दिनों में, आने वाले चरणों में तो गर्मी और बढ़ने वाली है। आपने किसी एक जगह का जिक्र किया है, मेरी जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग बढ़ती गर्मी के कारण अगले चरणों में मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हो सकता है पूरे देश के लिए 1 घंटा बढ़ा दिया जाए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन अगर मतदाता सुबह सुबह भी वोट डालने नहीं जा रहा तो 2:30-3 बजे के बाद चलने वाली लू में, तेज गर्मी में वो 6 बजे भी वोट डालने शायद न निकले। क्योंकि वोट न डालने के पीछे कारण मौसम या गर्मी नहीं है, उसके पीछे कारण सत्ता के प्रति उसकी बेरुखी है। शायद सभी राजनीतिक दलों के प्रति उसकी बेरुखी है। उसे लगता है कि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक से हैं, किसी का कोई उसूल नहीं है, तो हम वोट डालने क्यों जाएं। ये भी लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। अगर देश की जनता का, मतदाता का
इस पूरी निर्वाचन प्रणाली से राजनीतिक दलों से भरोसा उठ जाएगा, मतदान का प्रतिशत कम होता जाएगा, जो कि पिछले वर्षों में बढ़ा है राजीव जी। लगातार जागरूकता के कारण, सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव के कारण, प्रशासन की मेहनत से, निर्वाचन आयोग के परिश्रम से, राजनीतिक दलों की मेहनत से पिछले साल दर साल मतदान का प्रतिशत बढ़ता आया था। लेकिन अगर इस साल इस आम चुनाव में कम होते हुए दिख रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी राजीव जी, आप कह रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत कतई नहीं है, और इस मतों के प्रतिशत को, मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए आप देखिए कि कितने पैसे खर्च होते हैं। चुनाव आयोग कितने विज्ञापन किस किस ढंग से तमाम बूथों को, और अभी तो कल तो एक स्नेह आमंत्रण चुनाव आयोग प्रकाशित करके दे रहा था, और मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा भी वो स्नेह आमंत्रण कि आप आइए, जैसे शादी का कार्ड होता है या बर्थडे कार्ड, वैसे एक कार्ड छाप करके चुनाव आयोग जो है वो लोगों को आमंत्रित कर रहा है। लेकिन लोग आखिर इस आमंत्रण को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? कई जगह स्वीकार कर रहे हैं, तस्वीरें देखिए, कई जगह स्वीकार कर रहे हैं। अपने यहाँ ये तस्वीर, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं हम तक, और जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर ज़्यादा रुझान है, जबकि शहरी इलाकों में रुझान कम है। शहर के लोग नैनीताल, शिमला, मसूरी घूमने शायद निकल जाते हैं, और शुक्रवार का दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तीन दिन आराम से दिल्ली के आसपास के लोग तो जा ही सकते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब के आसपास के लोग जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में निराशा आखिर क्यों है, क्यों कम मतदान है, ये भी देखना होगा। एक बार प्रशांत टंडन जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूँ। इस उदासीनता को अगर थोड़ा और गहराई से देखा जाए, क्या दिखाई देता है आपको? राजीव जी, दो तीन चीजें हैं इसमें भी। एक तो ये कि देखिए, एक बात कही जा रही थी कि इतना लंबा जो चुनाव हो रहा है ये शायद मोदी जी के एडवांटेज में हो रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है नेताओं की, एक लंबी बैंडविड्थ है। हर प्रदेश में उनके पास एक बड़ा नेता है, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो। हर जगह राहुल गांधी को जाने की आवश्यकता नहीं, हर जगह खड़गे जी को जाने की आवश्यकता नहीं। हर जगह, बिहार से लेकर बंगाल, सब जगह इंडिया गठबंधन के पास एक बड़ा नेता है। बीजेपी के पास ये स्थिति नहीं है। तो बड़े हूं, ये देखिए, स्वागतम निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग मतदान के महापर्व में चरण 2 फेज 2 में शुक्रवार अप्रैल 26, 2024 को, जरा ऊपर लेके आइए, जरा इसको मैं पढ़ रहा हूं, 26 को ये आमंत्रित कर रहे हैं। न्यूनतम सुविधाओं का विवरण, यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आप देखिए, एक आमंत्रण पत्र, और इस आमंत्रण पत्र को यहाँ राइट साइड में दोस्तों जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम, ये आमंत्रण पत्र चुनाव आयोग की तरफ से। खर्चे बहुत होते हैं, अलग अलग ढंग से फुल पेज के विज्ञापन दिए जाते हैं, चैनलों में, टेलीविज़न चैनलों पे विज्ञापन दिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें छापी जाती हैं, चुनाव केंद्र को बढ़िया से डेकोरेट किया जाता है, सब कुछ है। लेकिन ये आखिर निकल क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि जब ये कहते हैं मतदाता कि ईवीएम पे हमको शक है, तो आप एक शायरी सुना देते हैं, शेर सुना देते हैं। आपको वो शेरो शायरी लिखने की जगह अगर आप वो भरोसा कैसे कायम करें, इसकी बात अगर आप करते तो आज शायद मतदाता निकल के आते। और लेकिन ये एरिया जो है पूर्वोत्तर का है, पूर्वोत्तर में आप देखिए, मणिपुर में अच्छी पोलिंग हो रही है, त्रिपुरा में अच्छी पोलिंग हो रही है, उधर के एरिया की भी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर तरफ मतदान हो रहे हैं। और मतदान की प्रक्रिया में कुछ एरिया ऐसा है जहां, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे मतदान हो रहे हैं, लेकिन शहर के लोग निराश हैं। और निराशा क्यों है आखिर क्यों हमारी ही सोसाइटी के लोग उतने निकल के क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अगर पूछेंगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग सुबह से लेकर शाम तक जो ज्ञान अभी तक बांटते थे, पाते थे, उस ज्ञान में कहीं ना कहीं उन्हें निराशा मिल रही है, क्योंकि उस ज्ञान में अभी जो परोसा जा रहा है, हम प्रशांत टंडन जी भी सोसाइटी में रहते हैं, उनको भी अच्छे से पता होगा, अमलेंदु जी भी सोसाइटी में रहते हैं, उनको भी पता होगा, डॉक्टर साहब भी सोसाइटी में रहते हैं। हालांकि भोपाल में डॉक्टर साहब सोसाइटी में नहीं बल्कि ये अपने बंगले में रहते हैं, लेकिन फिर भी लेकिन ये पता है कि मोहल्ले में हो या आप सोसाइटी में हो,
वहाँ पे जो ज्ञान परोसा जाता रहा है, वहाँ अब उनको निराशा हाथ लग रही है। वहाँ कहीं से ये खबर आ रही है प्रशांत जी, कि ये खबर आ रही है कि पहले फेज में मोदी जी पिछड़ गए हैं। खबर ये आ रही है। मैं तो लिफ्ट से अपनी सोसाइटी में उतरता हूं घर से बाहर निकलने के लिए, ऑफिस आने के लिए, उतने में 3-4 लोग बोलते हैं, अरे ऐसा हो रहा है क्या, पहले फेज में बीजेपी पिछड़ गई क्या। मतलब जैसे कि वो खुद कैंडिडेट हैं और वो हारने जा रहे हैं, ये स्थिति है और इसलिए निराशा है। अगर मेरठ के जो ठाकुर समुदाय, राजपूत समुदाय के लोग या क्षत्रिय कह लें, उस समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हमने आज तक हमेशा कमल पे ही दबाया, अब हम जाना ही नहीं चाहते वहां, क्योंकि हम कमल छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे, तो हमने बहिष्कार कर रखा है। हमारे ही चैनल पे बुशरा खानम, हमारी सहयोगी, हमारे साथी, जब वो बात कर रही थी, आप सुने होंगे, हमने उन सारे तमाम बातों को आप तक पहुंचाया है, तो कह रहे हैं, रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये निराशा है। जरा आना चाहता हूं, स्नेह निमंत्रण आमंत्रण दिखा रहे थे, मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया। प्रशांत जी प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए राजीव जी, मैंने लद्दाख हिल काउंसिल का पहला चुनाव भी कवर किया है 90 के दशक में, शुरुआती दौर में। -4 डिग्री टेम्परेचर पे 1 किलोमीटर लंबी लाइन मतदान देने के लिए होती है। वहाँ लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में वोट डालने आते हैं, एक फेस्टिवल की तरह से। और वो चाय के जो गरमा होता है उसको लेकर, और तमाम वहाँ पे याक डांस भी होता है, तमाम चीज़ें हो रही थी। और बहुत खुशी हुई देख के कि देखिए इतने सुदूर इलाके में भी लोकतंत्र कैसे जीवित है। और आप देखिए कि जहाँ जहाँ यातायात के साधन, सड़कें या विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ मतदान का प्रतिशत अच्छा है। जहाँ सुविधाएं हैं, जहाँ अच्छी सड़कें हैं, जहाँ बढ़िया किसी स्कूल की बिल्डिंग में पोलिंग बूथ है, जहाँ पीने के पानी का वाटर कूलर है, वहाँ में मतदान प्रतिशत कम है। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी की चाहत किसको है, कौन इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहता है, कौन इस लोकतंत्र के प्रति कितना आस्थावान है, किसको क्या उम्मीदें हैं। तो एक जो बहुत जिसको कहते हैं सोशल मीडिया की भाषा में कि खाया अघाया वर्ग, उसको लोकतंत्र की चिंता नहीं है, क्योंकि वो कोई भी सरकार आए उसका काम धंधा, उसकी अपने संपत्ति, वो चलता रहता है। लोकतंत्र की चिंता किनको है? जिनको कहीं ना कहीं स्टेट से जिनका स्टेक होल्डिंग ज़्यादा है, किसान है मान लीजिए, उसको एमएसपी चाहिए, एमएसपी का कानून चाहिए। तो किसानों में वोटिंग प्रतिशत जो है, आप गणना कर लीजिए कि किसानों का वोटिंग प्रतिशत शहरी समाज से ज़्यादा होगा। भले ही उनके यातायात के साधन उतने अच्छे ना हो, वो आसपास की ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे बैठकर मतदान केंद्र जा रहे हों। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा जो मैं बात कह रहा था कि देखिए ये चिंता के विषय वाकई बीजेपी के लिए है कि मतदाता बाहर क्यों नहीं आ रहा है। मैं बात कर रहा था कि इतना लंबा जो 40 दिन से भी ज़्यादा का जो चुनाव प्रक्रिया है राजीव जी, आज आपने वोट डाला है, मैं वोट डालूंगा 25 मई को, 1 महीने बाद। तो ये जो इतनी लंबी चुनावी प्रक्रिया है, ये इस बार जिसको कहा जा सकता है कि मोदी जी को एडवांटेज देने के लिए बनाई गई, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास तो हर राज्य में एक बड़ा नेता है। बंगाल में ममता बनर्जी है, बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद है, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार महाराष्ट्र में है। तमाम हर जगह पे बड़े नेता उनके पास हैं। मोदी जी को सब जगह जाना पड़ रहा है, तो फायदा तो उनको दिख रहा है फौरी तौर पे। 2004 में राजीव जी यही चुनाव 20 दिन में हो गया था। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए 2019 का चुनाव और 2014 का चुनाव एक नारे पे हुआ था। 2014 में था बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो चुनाव हुआ था। 40-45 दिन तक
उस चुनाव में एक ही संदेश चल रहा था सभी चरणों में। पिछला चुनाव पुलवामा बालाकोट पे हुआ, कोई और विपक्ष के पास कोई नारा नहीं बचा, विपक्ष ने एक तरीके से वॉकओवर दे दिया और वो चुनाव निकल गया। इस बार रोज मुद्दे बदल रहे हैं, कोई और नहीं, मोदी जी खुद ही बदल रहे हैं। पहले चरण से लेके अभी तक वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पे ही हैं, और जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं लिखा उसके तमाम तरीके की इमेजिनेशन जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये लंबा चुनाव जो है, क्योंकि एक नारा नहीं है मोदी जी के पास, क्योंकि वो भविष्य की योजनाएं नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो पिछला अपना 10 साल का हिसाब नहीं जनता को दे रहे हैं, तो तमाम तरीके के नैरेटिव जो हैं वो समाज में हैं। तो ये जो कम परसेंटेज वोटिंग है, मुझे लगता है कि इसको बीजेपी को बहुत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि इतने ध्रुवीकरण के भाषण के बाद भी अगर मतदाता नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि समाज में ध्रुवीकरण या हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं चल रही है। सुबह मैं चर्चा कर रहा था और वो फिर से बता दूं कि पहले फेज में मतदाता बहुत खामोश था। उस खामोशी की चर्चा हम लोगों ने भी की थी कि क्यों इतना खामोश है। मैं तो गया भी था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और मैं देखा कोई पोस्टर नहीं, किसी का कोई लाउड स्पीकर पे कैंपेन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और उसके बाद भी मतदाता भी बहुत खामोश है, किसको वोट डालने जा रहे हो नहीं बोल रहा है। सेकेंड फेज के पहले बड़े पैमाने पर युवा लोग सामने आए, जो संविधान और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। और संविधान का नैरेटिव, राजीव जी, अगर पहले चरण में था तो इस चरण में भी संविधान का नैरेटिव ही काम कर रहा है। जितनी बातें पब्लिक स्पेस में मैं सुन रहा हूं, तो ये जो कम वोट आया है महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में, ये चिंता की बात है। कर्नाटक का एक बात और बता दूं राजीव जी, कर्नाटक में पिछले विधानसभा के पहले वहां की लगभग 100 सिविल सोसाइटीज ने बहुत अच्छा काम किया था, वोटिंग परसेंटेज बढ़वाया था, 72% वोट विधानसभा में पड़ा था, और तमाम जो उन समुदाय का मतदान जो ट्रेडिशनली कम पड़ता था उनका भी बढ़ा था, महिलाओं का मतदान बढ़ा था। वो सिविल सोसाइटी का काम अभी भी जारी है। उसके बावजूद अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, इसका मतलब है कि किसी दल के समर्थक बाहर नहीं आए, और उस दल को चिंता होनी चाहिए कि उसके समर्थक बाहर आकर वोट को भी डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। गाजियाबाद से डॉली शर्मा जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, और उनके सामने गाजियाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि वहां से जनरल वीके सिंह थे, सांसद हैं अभी भी, और उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है, और वहां से अतुल कुमार गर्ग को टिकट दिया गया है उनके सामने, मतलब बीजेपी से, और बीजेपी ने कैंडिडेट बदला है। डॉली शर्मा कांग्रेस की तरफ से हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है, गंभीर आरोप। जरा इस बाइट को सुनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर मालदा में भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मुझे कि मैं पिछले जन्म में पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मालदा पश्चिम बंगाल में कि ऐसा मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैं पश्चिम बंगाल में ही पैदा हुआ था। तो चलिए, प्रधानमंत्री के ऐसे भाषण के अंश भी आपको हम सुनवाएंगे आने वाले समय में। कह दिया, इतना ही सुन के रख लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ गाजियाबाद, बागपत और इन सब जगहों पे से जो खबरें आ रही हैं बहुत ही, अब जैसे समाजवादी पार्टी का ट्वीट है, लिख रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा जा रहा है कि गाजियाबाद लोकसभा के गाजियाबाद में बूथ संख्या 282 जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, इस पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना है। और लेकिन उधर बाइट देखते हैं जो गाजियाबाद से ही है, डॉली शर्मा, और यहां क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए।
का बीएलओ ने बांटा नहीं, सारे जितने बीएलओ यहाँ थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दे दिया, उन्होंने बांटा नहीं। हमारे जो वोटरों का ये बात पर्चिया था सब फेंक दिया। जो ब्राह्मण मोमडनों के घर में बांटी नहीं, कांग्रेस के उनके घरों में गई नहीं। जिन्हें पता है कि यादव है, मोमडन है, ब्राह्मण मतलब जो वोट देंगे उनका वोट पर्ची नहीं दी। तो सुन रहे थे आप यहाँ साफ साफ एक आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा अमलेंदु जी, क्या कहेंगे इसमें? एक अलग तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। हाँ राजीव जी, अलग तरह का माहौल है और ये गड़बड़ी की शिकायतें बहुत जगहों से आ रही हैं। इस तरीके की मशीनें कुछ का कुछ कर रही हैं, कहीं जो वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, मशीनों बहुत देर से ख़राब है। समाजवादी पार्टी ने भी अभी एक और ट्वीट किया है कि गौतम बुद्ध नगर का जो सेक्टर 56 में बूथ संख्या 113 और 120 पर जो है भाजपा प्रत्याशी की पत्नी जो है अपनी पार्टी का पट्टा पहनकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, मतदाताओं पर दबाव बना रही हैं। इस तरह की खबरें भी अब आना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब राजीव जी ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है और सारे हथकंडे अपनाने पर वो उतर आई है। ये संदेश एक तरीके से जा रहा है, चूँकि जिस तरीके से गड़बड़ियों की सब अब शिकायतें आना शुरू हुई हैं, वो सारी गड़बड़ियों की शिकायतें भाजपा के खिलाफ आना एक तरीके से शुरू हुई हैं। राजीव जी, भाजपा ने कहीं भी कोई आरोप नहीं लगाया है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। तो यही आप समझ सकते हैं कि गड़बड़ियाँ जहाँ हो रही हैं वहाँ से शिकायतें जो आ रही हैं तो भाजपा को लेकर के ही आ रही हैं। तो गड़बड़ियाँ कौन करने की कोशिश करता है? गड़बड़ियाँ वही करने की कोशिश करता है जो पिछड़ता हुआ होता है और उसको आगे निकलना चाहता है। तो पिछड़ती हुई भाजपा दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर पे ये सूचनाएं राजीव जी अब आना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, उन सूचनाओं पे भी आप गौर फरमाइए। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को लेकर भी एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और लगाई गई है और उस याचिका में डिमांड ये की गई है कि जिन जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग इस याचिका में की गई है जहां सबसे ज्यादा नोटा में वोट पड़े हैं, जहां नोटा के वोट सबसे ज्यादा हैं, वहां पुनर्मतदान करवाया जाए, ये याचिका। और यहां पर ये इस याचिका की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आज की है और उन्होंने वरिष्ठ वकील गोपाल एस का कहना था इसमें। गोपाल शंकर नारायणन, आपको याद होगा, यही वहां भी ईवीएम पे भी चुनाव सुधार की बात कर रहे थे। तो गोपाल शंकर नारायणन का कहना है कि सूरत में हमने देखा, जी हां, सूरत में देखा है कि चूंकि कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था इसलिए सभी को केवल एक ही उम्मीदवार के लिए जाना पड़ा। जैसा सूरत का हाल हुआ है वैसा देश के किसी और हिस्से में ऐसा हाल ना हो, इसलिए पुनर्मतदान की व्यवस्था करवाई जाए। यहां पे साफ साफ यहां पर यह डिमांड की गई है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम नोटिस जारी करेंगे, ये चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी है और देखते हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है, यानी चुनाव आयोग क्या सजेशन देता है, क्या कहता है, ये देखेंगे। हम नोटिस जारी कर रहे हैं चुनाव आयोग को। यानी एक प्रक्रिया सूरत की तरफ, सूरत में जो हुआ पिछले दिनों, जो साथी नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि सूरत में कांग्रेस का कैंडिडेट का जो प्रस्तावक के जो 4 प्रस्तावक हैं, चारों नहीं आते हैं और उसके बाद कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो वहाँ से उसका नॉमिनेशन खारिज हो जाता है और बाकी जो बचे हुए लोग हैं 8 और वो विड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार बीजेपी को जीत घोषित कर दिया जाता है, बीजेपी के प्रत्याशी को। यानी इस चुनाव के शुरू होने से पहले ही सूरत में जीत हो गई। चुनाव की काउंटिंग अभी बाद में होगी। इसी पर गोपाल शंकर नारायणन वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने आज याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और इस याचिका पर में उन्होंने कहा कि ऐसे जितने भी मतदान केंद्र हैं या संसदीय क्षेत्र है और जहां ऐसा हो रहा है वहां पुनर्मतदान की व्यवस्था करवाइए, चाहे वो नोटा का मामला हो या ऐसा मामला हो। तब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं चुनाव आयोग को और देखते हैं कि उस पर चुनाव आयोग क्या कुछ कहता है। चुनाव आयोग की बात पहले हम सुन लें, समझ लें, ये यहां कहा जा रहा है। तो एक ये, दूसरी बात आप समझ चुके हैं कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं, पीछे नहीं देखना चाहते हैं। इसमें क्या सुधार किया जा सकता है उस पर हम बात करें। सुधार के लिए कुछ डायरेक्टिव्स हैं और जो कुछ दिशा निर्देश हैं, और दिशा निर्देश ये है कि आप अगर जो ईवीएम है उसमें सिंबल लोडिंग
यूनिट जो है, सिंबल्स जो लोड किए जाते हैं, उस यूनिट को सुरक्षित रखा जाएगा और इसको भी ईवीएम के साथ रखा जाएगा, वीवीपैट के साथ रखा जाएगा और इसको सील बंद कंटेनर में रखा जाएगा और चुनाव की घोषणा, रिजल्ट की घोषणा के 45 दिन तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा। ये बहुत सारी चीजें जो हम आपको बता चुके हैं, पहले आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन लगातार इसमें कुछ न कुछ चीजें आ रही हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे थे थोड़ी देर पहले और उस जानकारी के साथ एक विजुअल भी हम दिखा रहे थे आप लोगों को और वो विजुअल था स्नेह निमंत्रण आमंत्रण का, जो चुनाव आयोग का था। उसमें नीचे शायद तुरही कहते हैं उसको, आप लोग जानते होंगे, तुरही बजाते हुए 2 लोगों की तस्वीर, उसको फिर से ले आइए जरा। वो थोड़ा सा ऐसे ही बहुत सीरियस मोड पे हम लोग कई बार बात करते हैं। ये देखिए जो नीचे है दोनों साइड तुरही बजाते हुए, आपको शायद याद हो दोस्तों कि ये तुरही बजाता हुआ जो सिंबल है ये चुनाव में भी है। वो किसका है? तो ये शरद पवार की पार्टी का है। अभी जो नई पार्टी उनकी है उसका एनसीपी, शरद चंद्र पवार की पार्टी का है। हालांकि उसका सिंबल थोड़ा सा चेंज है, लेकिन है। क्या चुनाव आयोग शरद पवार का प्रचार कर रहा है? धीरे बोल रहा हूं, लेकिन चलिए, शरद पवार की पार्टी का सिंबल अगर यहां है तो अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन और मजबूत बढ़े और ये मोदी जी को सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये ध्यान देना चाहिए। अपने लोगों को बैठा तो दिए, लेकिन वो करवा क्या रहे हैं ये दोनों नए लोग मिलके। अरुण गोयल चले गए थे, आपको याद होगा, उसके बाद 2 लोगों की और वहाँ पे बहाली हुई है। अब 3 लोगों की टीम है चुनाव आयोग में। थोड़ा सा लाइटर मोड में बात कर रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि कैसे सिंबल्स जो हैं हमारे जीवन का हिस्सा भी होते हैं और कई बार वो ऐसे मौके पर दिखाई भी दे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रख रहा था। तो ये सब कुछ आप तक पहुंचा रहे हैं हम, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है वो भी लिखित रूप से आप तक हम स्क्रीन के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ साथ जो लाइनें लगी हुई हैं, आप सोचिए प्रशांत टंडन जी, ये सोचिए कि इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, एक उम्मीद की किरण इनको दिखाई देती है। ये चाहते हैं कि मेरी सरकार बने। हर आगे वाला, मुझे ये नहीं पता कि मेरे सामने जो है वो किसको वोट देगा और मेरे पीछे जो है वो किसको वोट देगा या मैं किसको वोट देने जा रहा हूं, लेकिन हर को एक उम्मीद है कि मेरी सरकार बनेगी। मेरे एक वोट से कोई इंसान जीत सकता है। एक वोट से हार गए थे सीपी जोशी, एक वोट से सरकार गिर गई थी, हालांकि वो संसद में था, लेकिन सरकार तो गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। तो ये जो स्थिति है, इसमें एक एक वोट कितना जरूरी है और ये लाइन कितनी जरूरी है, इस चीज को मोदी जी को भी सोचना चाहिए, जो आज मालदा में कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैं पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ था, यानी बंगाली थे, अपने आप को बंगाली बता रहे हैं। जरा बांग्ला में बोल के भी थोड़ी दिनों में बांग्ला बोलने लगेंगे, लगता है ऐसा। लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट पहलू। जरा आपकी इस पर टिप्पणी चाहिए प्रशांत जी, फिर डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आता हूं। बहुत मजेदार एक प्रसंग छेड़ दिया सीपी जोशी का जी। देखिए, उससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है कि एक वोट क्यों जरूरी है। सीपी जोशी उस वक्त एक वोट से हार गए जब उनके मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही थी, और वो एक वोट किसका था, वो और मजेदार बात है। जिस दिन उनके यहाँ चुनाव हो रहा था, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मंदिर में पूजा करते रहे उनकी जीत की कामना करने के लिए, और मतदान देने नहीं गए। वही वोट उनको जिता सकता था, वही 2 वोट जो उनको नहीं मिले वो उनको जिता सकते थे और वो मुख्यमंत्री बनते गहलोत की जगह। तो एक वोट किस लिए कीमती है, ये दर्शकों को, हमारे सब मतदाताओं को समझना चाहिए कि एक एक वोट से सरकार बनती है। दूसरी बात राजीव जी की, इस देश में देखिए अंग्रेज का भी शासन रहा, इस देश में इमरजेंसी भी आई, इस देश में तमाम अच्छी बुरी सरकारें आई गई। एक वर्ग है इस देश में, और था तब भी, आज भी है, जिसको अंग्रेज के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वह अंग्रेज का हिमायती ही था। वही वर्ग, उसी वर्ग को इमरजेंसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो इमरजेंसी का भी हिमायती था।
वो कहता था कि इमरजेंसी में तो राशन की दुकानों में रेट लिस्ट आ गई, ट्रेनें टाइम चलती हैं, बसें टाइम चलती हैं, लोगों ने घूस देना बंद कर दिया है, तो वो इमरजेंसी से खुश था। तो उस वही वर्ग लोकतंत्र के प्रति उदासीन भी है। उसको फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार आए किसकी जाए। जिसको फर्क पड़ता है वो लाइनों में खड़ा है। जो चाहता है कि देश लोकतांत्रिक रहे, जो चाहता है कि देश संवैधानिक व्यवस्था से चले, जो डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान के प्रति भावुक है और चाहता है कि वो जीवित रहे, उसके अधिकार जीवित रहे, तो वो लाइनों में है। ये सारे लोग जो तस्वीर में देख रहे हैं जो लाइनों में है, इन्हीं की वजह से भारत का लोकतंत्र जीवित है, जिसको हम कहते हैं दुनिया भर में जाके मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यही लोग हैं जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को बना रहे हैं। सुबह अपने घरों से निकलकर लाइन में लगकर इतनी लंबी धूप में वो मतदान दे रहे हैं और हाथ में स्याही लगवा के घर जा रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से लोकतंत्र जो है वो जीवित है। तो और उम्मीद है कि राजीव जी, भारत के लोकतंत्र को कोई भी आँच नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या इसके प्रति आस्थावान है। और जिस तरीके से दक्षिण से लेके उत्तर तक, पश्चिम से लेके पूरब तक राजीव जी, संविधान को बदलने के मामले पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। स्पष्ट प्रतिक्रिया तो हम 4 जून को देखेंगे, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र बहुत सुरक्षित हाथों में है, जनता के पास महफूज है। राजीव जी, जनता के पास महफूज है, ये बहुत बड़ी बात है। जरा डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, और समझना चाहता हूँ, चुनाव आयोग जो भी जितना भी खर्च कर ले सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद भी लाइनें कहीं लगी हैं, कहीं निराशा है। निराशा क्या 2 टर्म लगातार नरेंद्र मोदी के प्रति दिखाई देता है, या ये निराशा आप इस बात का प्रतीक है कि यहाँ अभी तक चुनाव की जो प्रक्रिया है, उस चुनाव की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और उसको पहले दुरुस्त करो तब बाहर निकले? क्योंकि पहले फेज और अब आज दूसरे फेज में मतदान के प्रतिशत में गिरावट ही हम देख रहे हैं। अभी तक जो खबर आ रही है उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा का भी असर शायद पड़ा हो। आपसे ज़रा इस पर ज़रूर टिप्पणी चाहूँगा, और आप तमाम महानुभावों से, कि मोदी के भाषण का क्या चुनाव के ऊपर, जैसा वो चाहते थे कि अपने मतदाताओं को बिल्कुल उद्वेलित कर दें, और उसमें एक जोश भर दें, वो हिंदू मुसलमान करें, धर्म की राजनीति करें, और चूंकि उनके कोर वोटर्स जो हैं वो इससे उद्वेलित होंगे, वो लेके आएंगे, क्या ये सब दिखाई दे रहा है आज की तारीख में? राजीव जी, क्रमशः कई मुद्दों पर हमें बात करनी है। एक बात तो ये कि मैं ग्वालियर में, मेरा जो घर है वो सोसाइटी में ही है और मेरा वोट अभी ग्वालियर में ही है। प्रशांत जी ने कहा था, आपने भी बताया कि जो इस तरह की शहरी सोसाइटीज है वहां मतदान बहुत कम हो रहा है। अभी मैं ट्विटर पर भी देख रहा था, नोएडा वगैरह के कुछ लोगों ने डाला है कि कोई नहीं था उनके बूथ पर, वे अकेले वोट डालकर आए हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। अगर सुबह 9 बजे या 10 बजे भी कोई नहीं था, अकेले वे वोट डालकर आए। इसके अलावा एक दिलचस्प बात आपने जो कही, जो चुनाव आयोग के निमंत्रण पत्र में तुतारी भी कहते हैं महाराष्ट्र में उसे, वो शरद पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसको लेकर एक दिलचस्प बात और है सर। सन 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की पार्टी का चुनाव चिन्ह था हरे रंग का एक चक्र। उस वक्त दूरदर्शन हुआ करता था राजीव जी, तब दूरदर्शन पर व्हील बार, जो कपड़े धोने का साबुन होता है, व्हील बार का विज्ञापन चलता था, वो भी हरे रंग का एक चक्र जैसा ही घूमता था उस विज्ञापन में। चूंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह का चुनाव चिन्ह भी वैसा ही था दिखने में, इसलिए निर्वाचन आयोग ने दूरदर्शन को निर्देश देकर पूरे चुनाव में वो व्हील बार के विज्ञापन को रुकवा दिया था। तो ये दिलचस्प कुछ तथ्य हैं हमारे सुनने वालों के लिए। एक वोट से हार जीत की बात चल रही है, प्रसाद जी ने बहुत विस्तार से बताया, सीपी जोशी राजस्थान वाले। एक घटना और भी है,
2008 में प्रशांत जी मध्य प्रदेश में धार सीट पर विक्रम वर्मा की धर्मपत्नी नीना वर्मा एक वोट से विजयी घोषित की गई थी। बाल मुकुंद सिंह गौतम कांग्रेस के प्रत्याशी थे। नीना वर्मा को वोट मिले थे 50,510। बाल मुकुंद गौतम को वोट मिले थे 50,509। यद्यपि मतगणना के समय 2 वोट से पहले बाल मुकुंद गौतम जीते घोषित कर दिए गए थे, लेकिन बाद में कोई कुल 7 डाक मतपत्र गिनवा दिए प्रशासन ने, और उसमें फिर 1 वोट नीना वर्मा का ज्यादा निकला। 7 में से शायद 5 नीना वर्मा को आए और 3 उनको 2, और इस तरह से 2 का अंतर जो आगे गौतम का था वो पूरा हुआ और 1 वोट ज्यादा हो गया नीना वर्मा का। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है राजीव जी, जब ये मामला, ये पिटीशन अदालत में गई तो अंततः नीना वर्मा का निर्वाचन शून्य घोषित हुआ। अदालत ने माना कि गलत तरीके से बाल मुकुंद गौतम कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हरवाया गया था। तो 1 वोट से हार जीत के कई मामले हैं देश में ऐसे। अब जो मतदान को लेकर बात है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर शुरू में हम और आप बात कर रहे थे, अभी कल ये खबर आई है कि 42 लाख बार डाउनलोड हो चुका है कांग्रेस का घोषणा पत्र। क्या इससे पहले किसी चुनाव में किसी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर इतनी बात करते देखा गया था? और सही कहा है वो, कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं नरेंद्र मोदी, स्टार प्रचारक हैं। वे ही दिन रात कांग्रेस के घोषणा पत्र का इतना प्रचार कर देते हैं कि कांग्रेस को कुछ कहना नहीं पड़ता। कल भी वे मुरैना में थे राजीव जी, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गुर्जरों और यादवों का आरक्षण खत्म कर देगी। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा तो कोई वाक्य, ऐसा कोई तथ्य, ऐसा कोई प्रस्ताव तो है नहीं कि गुर्जरों और यादवों का पर्टिकुलर, विशेष तौर से इन 2 जाति समूहों का आरक्षण खत्म करने वाली है। तो गुर्जर और यादव भी डाउनलोड करने में लग गए होंगे कि भाई देखें तो कांग्रेस में कहां के घोषणा पत्र में किस पेज पर लिखा है। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि जो मतदान का प्रतिशत कम होने का कारण है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी करनी का भी है। वे चुनाव में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, विरासत कर को लेकर जिस तरह की बातें उन्होंने कहीं, कल अपने स्पेशल शो में डीवी लाइव पर बताया सारा विस्तार से कि बीजेपी तो उसकी हिमायत ही रही है। कांग्रेस ने तो वो कानून एस्टेट टैक्स नाम से तो हटाया था। अब कल प्रधानमंत्री ने कह दिया कि राजीव गांधी अपनी मां की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कानून हटाया था। तो अब यह भी चीज सामने आ गई कि इंदिरा गांधी के पास तो कोई संपत्ति थी ही नहीं। 1970 में वे नेहरू मेमोरियल को सब कुछ दे चुकी थी, प्रशांत जी ने उसका उल्लेख किया है सोशल मीडिया पर। तो उनकी कथनी करनी से लोग अब आजिज आ गए, लोग पक गए हैं, भर गए हैं बिल्कुल गले गले तक। इसलिए भी एक तरह से इस चुनाव के प्रति समाज का और खास तौर से बीजेपी के वोटर का अनमना होना वाजिब है। उससे ऐसा लग रहा है कि हम जिसको देवता की तरह पूज रहे थे वो इतना खोखला निकला है कि वो दिन रात झूठ बोलता है, तो अब किसको वोट दें? तो वोट डालने ही नहीं जा रहे। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन खतरे की घंटी है। अगर 2 चरणों का मतदान इसी तरह से इसी दिशा में चलता रहा तो आने वाले 5 चरण में उसे और ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए हर चरण मतदान का जो है वो खतरे की घंटी बजा रहा है। और अदालतों से भी जिस तरह के फैसले आ रहे हैं वो भी मोदी और बीजेपी के लिए कोई बहुत ज्यादा सुखद नहीं है। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या अब एक छोटा सा रास्ता खोलकर सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है, तो वो भी बीजेपी को तो परेशान करने वाले फैसले हैं ही। जी राजीव जी, बिल्कुल बीजेपी को परेशान करने वाले फैसले, और खासकर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर, इससे परेशानी ज़रूर होगी बीजेपी को, क्योंकि कुछ सुधार की बात है। 1 मई से यहाँ उस सुधार को लागू किया जा रहा है, और उसके बाद क्या और भी कहीं कोई गड़बड़ी की संभावना अगर बनती थी, उन संभावनाओं पे भी कोई लगाम लगते हुए हम देखेंगे। अगर ऐसा है तो सत्तारूढ़ दल को उससे परेशानी होती है। इसलिए ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी को हो सकता है कि यहाँ पे कोई और भी परेशानी
झेलनी पड़े। लेकिन पहले फेज के बाद दूसरे फेज और दूसरे फेज में कई जगहों से गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है। जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं, उन गड़बड़ियों को बताइए, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वहां ये कि कई मुस्लिम मतदाताओं को अलग अलग बूथों पे कहीं रोका जा रहा है, कहीं पर्ची नहीं दी जा रही है, कहीं कुछ और हो रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। क्या कुछ और है और इसका क्या आप आने वाले समय में इसके क्या संकेत हैं, किस दिशा में जाता हुआ ये सेकेंड फेज दिखाई देता है? एक तो राजीव जी, जो अधिकांश जो मशीनें ख़राब होने की सूचनाएं आ रही हैं या जहां वोटिंग स्लो हो रही है, वो सूचनाएं उन क्षेत्रों से आ रही हैं जहां की विपक्ष के वोट हैं और ख़ासतौर से अल्पसंख्यक मतदाता हैं, वहां पे ये किया जा रहा है। बागपत लोकसभा के मोदी नगर में बूथ संख्या 258, इस पर मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहा है प्रशासन। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, ये समाजवादी पार्टी ने राजीव जी अभी कहा है कोई 10 मिनट पहले। एक तो ये है। इसी तरीके से गाजियाबाद की खबरें आई चुकी, हम लोगों ने वो वीडियो भी दिखा दिया, बाइट भी दिखा दी डॉली शर्मा के बूथ पे जिस तरीके से हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर पे एक बूथ पे जो है वो लगभग 2.5 घंटे से वोटिंग मशीन ख़राब है। चुनाव आयोग को टैग करके कई बार ट्वीट किया जा चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये भी देखने में आ रहा है। तो यानी मशीनों को लू लगना राजीव जी अब शुरू हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मशीनों को लू लगना शुरू हो जाए तो ये देश जो है वो किस तरफ जा रहा है, कहा जा रहा है। एक सोशल मीडिया पर राजीव जी एक वकील साहिबा हैं, मोदी जी की बहुत भक्त हैं और सब जगह जाके वो ट्रोल आर्मी बन करके काम करती हैं, एडवोकेट भी हैं। उन्होंने कल ट्वीट किया है रात में कि कहाँ गए वो हिंदू जो कहते थे श्री राम मंदिर बनवा दो, आजीवन भाजपा को वोट देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये देश किधर जा रहा है और चुनाव किस तरफ जा रहा है। जी, तो भक्त लोग जो अब ये हिंदुओं को गाली देना शुरू कर चुके हैं राजीव जी। ये किसी के सगे नहीं है, ये बात अब राजीव जी सबको समझ में आने लगी है कि ये हिंदुओं को भी गाली देंगे। और अभी तो इन्होंने जातियों को गालियाँ देना शुरू की थी, अब ये हिंदुओं को भी गालियाँ देना शुरू कर देंगे। और 4 जून के बाद तो राजीव जी हिंदुओं को जी भर के कोसेंगे, क्योंकि हिंदू ही इनको हरा रहा है, कोई और नहीं हरा रहा है। कुल मिलाकर के जो है ये चुनाव इस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हो ये रहा है कि जो भाजपा के जो कोर वोटर हैं वो उनमें उदासीनता है। सबसे बड़ी दिक्कत प्रशांत जी यहां ये है कि जो कोर वोटर अब भाजपा बीजेपी वो उदासीन हैं और यहीं से उनको परेशानी ज्यादा हो रही है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर जो सुनवाई हुई है उससे जो डायरेक्टिव्स आए हैं, भले 100% काउंटिंग की बात ना हो, लेकिन इतना भी कहना कि आप सुरक्षित रखेंगे, आप सिंबल लोडिंग यूनिट को भी सुरक्षित रखेंगे और तमाम जो ये इक्विपमेंट्स हैं इन सब को तमाम उम्मीदवारों के सामने सील बंद करेंगे, उनके मोहर लेंगे, ये सब भी बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि आप हर विधानसभा क्षेत्र के 5% वोट को काउंट करवा सकते हैं। पर्ची को भी आपको 45 दिन तक रिजल्ट आने के बाद रखना है। तो ये सब प्रभाव तो डालेगा। और उदासीनता ये भी कि कहीं ना कहीं ये अभी तक लग गया है। और जो याद कीजिए कि आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा था, कहा था कि नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व का कार्ड अब आने वाले चुनावों में नहीं चलेगा। और ये बात थी कर्नाटक चुनाव की, हम और आप वहां गए हुए थे प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी के उस रोड शो को कवर कर रहे थे जहां 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उनकी गाड़ी आगे फटाटा मारते हुए निकल गई थी। हम भी थोड़ा सा कैद कर पाए थे उनको अपने कैमरे में। और यहां से ही शुरुआत होती है ब्रांड मोदी के डाउनफॉल की। जरा ब्रांड मोदी पे भी आना चाहता हूं आपके जरिए और जरा समझूं सेकेंड फेज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों यहां उतने उदासीन उनके ही लोग दिखाई देते हैं। प्रशांत टंडन जी, म्यूट कीजिए प्लीज। एक उदासीनता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण जो है वो बहुत जहरीला जो कैंपेन है ध्रुवीकरण वाला, वो भी एक कारण है कि लोग जो आप सोचिए जो पहली बार का मतदाता है उसके दिमाग में क्या बातें आती हैं। उसकी क्लास में 5, 6, 8, 10 मुस्लिम लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, जहाँ वो काम करता है वहाँ मुस्लिम्स होते हैं, जहाँ जो समाज में कहीं जा रहा है, चाहे वो टैक्सी में जाए चाहे जहाँ कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का आपस में वास्ता पड़ता है दिन भर में 5 बार।
तो अब उसको ये बताया जा रहा है कि ये तो बहुत बदमाश है, ये तो घुसपैठिए है। तो ये बातें युवा के दिमाग में, जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग मिली हुई है नफरत की, उनकी बात छोड़ दीजिए। सारा समाज नफरती नहीं होता, तो उसके दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव चीजें बैठती हैं। फिर वो कहता है कि जी क्या करना है यहाँ वोट डाल के। तो ये उदासीनता का एक वजह जो है, ये बहुत ज्यादा जो नाउमीदी वाला कैंपेन है। अभी तक सुर्खियों के माध्यम से, आप अखबारों की सुर्खियां उठा लें, मीडिया की सुर्खियां उठा लें, क्या एक भी बयान प्रधानमंत्री मोदी का सुर्खियों में ऐसा आया कि वो नया भारत कैसा बनाना चाहते हैं? एक भी नहीं। अच्छा, कोई स्पीच पूरी नहीं सुनता राजीव जी, कोई अखबार का टेक्स्ट में पूरा नहीं पढ़ता है कि क्या कहा क्या नहीं कहा। लोग हेडलाइंस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 90% लोग। सुर्खियां तो ये बता ही नहीं रही हैं। आज के अखबार की भी सुर्खियां आप देख लीजिए, तो यही घुसपैठिए और समाजवादी पार्टी ये करेगी और इंदिरा गांधी के लिए मकान, और ये दुनिया भर का जो राजीव गांधी इसलिए ला रहे थे क्योंकि इंदिरा गांधी की संपत्ति कल रात में बता चुका हूं। और इंदिरा गांधी की संपत्ति में बात आई तो एक बात और बता दूं, जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी राजीव जी 77 में, तो उनके पास दिल्ली मकान नहीं था कोई। वो एक किराए के मकान में गई थी, उसका एड्रेस था 12 क्रिसेंट रोड, जो अब मदर टेरेसा के नाम से शायद वो रोड है। तो वो उस सरकारी मकान में किराए पर रह रही थी। उनके पास अपना मकान नहीं था दिल्ली में कोई। और अभी भी जब राहुल गांधी का मकान ले लिया गया उनकी सदस्यता के बाद, तो राहुल गांधी कहाँ रह रहे हैं? 10 जनपद में, सोनिया गांधी के घर में। तो आप इंदिरा गांधी की संपत्ति की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी अगर संपत्ति छोड़ के इन लोगों के पास गई होती तो इनके पास तो बड़ी बड़ी कोठियां होती हर शहर में। छोटे छोटे रियासत के राजा महाराजाओं के आप देखिए कि दिल्ली से लेके मुंबई और तमाम जगहों पे, भोपाल में डॉक्टर साहब जानते होंगे, जिनकी छोटी छोटी रियासतें भी हैं, उनकी भी तमाम शहरों के प्राइम लोकेशंस में हवेलियां और कोठियां होती हैं। दिल्ली में भी हम देखते हैं भरी पड़ी हैं। जिन लोगों ने आधी शताब्दी शासन किया इस देश में, उनके पास मकान नहीं अपने। तो ये बातें जनता को बहुत उदासीन करती हैं। आप बार बार अपने घर में भी, अपने मोहल्ले में भी हमेशा नेगेटिव बात करें, लोगों की बुराई करें, थोड़े समय बाद आपको देख के लोग रास्ता बदल लेंगे कि ये जो आगे फिर बुराई करेंगे लोगों की। तो मोदी जी का कैंपेन जो है वो अपने समर्थकों को शायद वो लाने में कामयाब नहीं है। दूसरी एक और बात है जिस पे रोशनी डाल सकते हैं डॉक्टर पाठक, क्योंकि वे भी बहुत ट्रेवल करते हैं। आरएसएस ने हाथ थोड़ा पीछा खींचे इस चुनाव में, अभी आप चर्चा कर रहे थे। तो इस फैक्टर को भी हमें जरा एग्जामिन करना चाहिए कि क्या आरएसएस उतने जोशो खरोश से, उतने ही संसाधनों के साथ, उतने ही लोगों को लगाकर, जिसको पन्ना प्रमुख वगैरह कहा जाता है, क्या आरएसएस इस बार उस तरीके से सहयोग बीजेपी का कर रही है जमीनी स्तर पे कि नहीं कर रही है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आरएसएस ने हाथ थोड़ा पीछे खींचा है। राजीव जी साहब, आपको भी लगता है? डॉक्टर साहब, आपको लगता है आरएसएस ने भी थोड़ा हाथ पीछे खींचा है और खासकर जो भाजपा के जो वोटर्स हैं उनमें उदासीनता के कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि जो पहले ये मोबिलाइज होते थे अब नहीं हो पा रहे हैं? देखिए राजीव जी, इस बारे में कल एक पत्रकार साथी ने मेरा इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने बहुत विस्तार से वो कारण बताए, ट्वीट भी किया है अभी प्रशांत जी जिसका इशारा कर रहे हैं। संघ और मोदी के खास तौर से व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे नहीं रह गए।
उसके मोटे मोटे मैंने कुछ कारण बताए हैं कि भले ही नरेंद्र मोदी जी संघ के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, लेकिन संघ को वो मान नहीं दे रहे हैं। संघ के सुप्रीमो सरसंघ चालक के प्रति उनकी जो बेरुखी है वो कई घटनाओं से प्रमाणित होती रही है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री की सरसंघ चालक के साथ कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। सार्वजनिक समारोहों में मंच पर साथ बैठना अलग बात है, लेकिन सिर्फ एक बार 2014 में समन्वय समिति की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें मिले थे वे लोग। उसके बाद आज तक व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत नहीं मिले हैं। नरेंद्र मोदी 10 साल में कई बार नागपुर गए हैं, कभी संघ मुख्यालय नहीं गए। संघ के संस्थापक को प्रणाम नहीं किया उन्होंने उनकी स्मृति स्थल पर। पहली बार अभी पहले चरण के मतदान के बाद वे नागपुर में रुके हैं, नाइट हॉल्ट पहली बार किया है। प्रधानमंत्री हैं, कभी भी कहीं से लौट सकते हैं वापस, विशेष विमान उनके पास अपना होता है, लेकिन पहली बार नागपुर में उन्होंने रात्रि विश्राम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत अगर हम बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहें राजीव जी, तो वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में अपने 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह नहीं मना रहा है। राजीव जी, ये बहुत गंभीर संकेत है। स्वयं सरसंघ चालक ने कहा है कि हम अपना शताब्दी वर्ष नहीं मनाएंगे। छोटे से छोटा स्कूल, छोटे से छोटी संस्था, कोई एनजीओ, हमारे आपका चैनल डीबी लाइव जब 100 साल पूरे करेगा तो क्या यह संभव है कि शताब्दी समारोह ना हो? हर संस्था, छोटा सा कोई एनजीओ होता है सर, वो अपना 25 साल पूरे होने पर समारोह करता है, पूरा वर्ष आयोजन करता है। 50 साल, 75 साल, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती। तो संघ अगर शताब्दी समारोह अपना 2025 में नहीं मनाने जा रहा, 100 साल के अपने परिश्रम को, अपनी उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए कोई भव्य आयोजन नहीं कर रहा, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का संघ के प्रति जो रवैया रहा है वो है। इसलिए इस चुनाव में जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि थोड़ा हाथ खींच लिया है, मैं भी यही मानकर चल रहा हूं। पूरी तरह से संघ ने अपने आप को दूर नहीं किया है, लेकिन कालीन थोड़ी सी पीछे सरका ली है। जो पूरे दोनों हाथ, दोनों हथेलियां फैलाकर संघ बीजेपी को चुनाव में मदद करता था, वैसा अब नहीं है। थोड़ी मुट्ठी भींच ली है संघ ने। इसी हताशा के कारण प्रधानमंत्री शायद कुछ आग पर पानी डालने के लिए नागपुर में रुके हों, अंदर खाने उनकी किसी से बातचीत हुई हो, कोई मिला हो, हम नहीं जानते। यद्यपि सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री का मिलना बहुत गोपनीय रहना संभव नहीं है, क्योंकि सरसंघ चालक को Z+ सिक्योरिटी भी दी गई है। लोग तो ये भी कहते हैं वो इसीलिए दी गई है ताकि सरकार की नजर में रहे कि परम पूज्य मोहन भागवत कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उनसे कौन मिलने आ रहा है, वे किससे मिलने जा रहे हैं। तो संघ की भूमिका भी अगर चुनाव में थोड़ी सी दूरी रखकर निभाने की है, तो वो थोड़ी सी दूरी ही, थोड़ा सा हाथ खींच लेना ही बीजेपी के लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। अब अगले 5 चरण में कुछ मान मनव्वल हो जाए, संघ के कार्यकर्ता निकल आए, तो हम नहीं जानते। फिलहाल आरएसएस इस चुनाव में उतना नहीं दिखाई दे रहा है जितना वो दिखता है हर चुनाव। जी राजीव जी, बिल्कुल आरएसएस वैसा दिखाई नहीं रहा। लेकिन अमलेंदु जी, खबरें ईवीएम को लेकर वोटिंग के प्रक्रिया के दौरान बहुत जगह से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कहीं ईवीएम की खराबी, कहीं बहिष्कार की खबर, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ से बहुत ऐसी खबरें हैं जो बीजेपी को परेशान कर रही हैं। और बीजेपी या भाजपा के लोग जो हैं, बीजेपी के लोग जो हैं, वो उन एरिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर उनको लगता है कि भाजपा के वोटर्स नहीं हैं, जो अल्पसंख्यक बहुल एरिया है। क्या कुछ खबरें हैं आपके पास में? राजीव जी, खबरें बहुत गंभीर हैं। एक तो ये खबरें ये हैं कि काफ़ी बवाल हो रहा है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और बहुत सी जगहों पे या तो मशीनें ख़राब हैं, उनको लू लग गई है, या फिर वहाँ वोट डालने से रोका जा रहा है। एक तो ये कि बागपत लोकसभा के मोदी नगर में बूथ संख्या 258 जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, इस पर मतदाताओं को वोट डालने से प्रशासन रोक रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। इसी तरीके से बागपत लोकसभा के बागपत में बूथ संख्या 265 पर मतदाताओं को BLO पर्ची नहीं दे रहे हैं, मतदान प्रभावित हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो।
गाजियाबाद लोकसभा के गाजियाबाद में बूथ संख्या 282 जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, इस पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के सेक्टर 56 में बूथ संख्या 113 से 120 पर भाजपा प्रत्याशी की पत्नी अपनी पार्टी का पट्टा पहनकर प्रचार कर रही हैं, मतदाताओं पर दबाव बना रही हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। अमरोहा लोकसभा के अमरोहा में बूथ संख्या 152 पर धीमी गति से मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। अलीगढ़ लोकसभा के अतरौली में बूथ संख्या 133-135 में मतदाताओं को वोट डालने से प्रशासन रोक रहा है, मतदान की गति को प्रभावित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, चुनाव आयोग संज्ञान ले। मेरठ लोकसभा के किठौर में बूथ संख्या 190 पर मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा है निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, चुनाव आयोग संज्ञान ले। अमरोहा में वोट डालने के लिए जब महिला पहुंची तो मालूम पड़ा कि पहले ही उसका वोट जो है वो पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है और कहा है कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, चुनाव आयोग संज्ञान ले। बागपत लोकसभा के सिवाल खास में बूथ संख्या 108, 109, 110, 111 पर मतदाताओं को पर्ची लेने में परेशानी हो रही है, मतदान प्रभावित हो रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, चुनाव आयोग संज्ञान ले। इसी तरीके से राजीव बहुत है खबरें इस तरीके में, लगता है मुझे सुनाऊंगा तो कम से कम 20 मिनट जो है इन खबरों को सुनाने में ही लग जाएगा। मतलब कम से कम जो है ये कुल मिला के बूथ जो हैं लगभग 250 के आसपास बूथों की संख्या जो है 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से ये आ चुकी है जहां मतदान को प्रभावित इस तरीके से किया जा रहा है। राजीव जी, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव की दिशा क्या है और क्या करने के प्रयास जो किए जा रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बीच आप तस्वीर देख रहे हैं, आप हमारे बिल्कुल बगल में राइट साइड में ये तस्वीर जो है हमारे एक दर्शक साथी ने भेजा है उदयपुर राजस्थान से। बलवीर सिंह ने ये अभी हमने अपील की थी कि आप मेल पर अपनी तस्वीरें भेज सकते हैं अगर आपने वोट किया है। तो ये बलवीर सिंह जी हैं उदयपुर राजस्थान से, इन्होंने सेल्फी पॉइंट पे वोट डालकर ये तस्वीर खिंचवाई है और हम तक तस्वीर भेजी है। ऐसी तस्वीरें अगर आपके पास भी हैं तो आप हम तक भेज सकते हैं दोस्तों, और करना कुछ नहीं है, आप हमारे ईमेल पे जाइए और वहां से आप उन तस्वीरों को हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल हमने टैग किया हुआ है कमेंट बॉक्स में ऊपर, और उसके ज़रिए आप ईमेल पे अपनी तस्वीरें भेज सकते हैं। और नीचे भी आप देख सकते हैं सबसे नीचे बिल्कुल वहाँ connect.dblive@gmail.com इस ईमेल पे आप भेज सकते हैं अपनी तस्वीर, और इन तस्वीरों को हम यहाँ इस कार्यक्रम में ज़रूर दिखाना पसंद करेंगे। तो आप अपनी तस्वीर, अगर आपने वोट डाला है, आपके एरिया में वोटिंग हो रही है, तो ज़रूर उन तस्वीरों को भेजिए। एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं इसी बॉक्स में, वो तस्वीर है मंगलसूत्र को लेकर बिहार में। जरा अगर मैं अपनी टीम को कहूंगा अगर ला सकते हैं तो एक ट्वीट किया है, ये इस ट्वीट को जरा और एनलार्ज कीजिए, जूम कीजिए, देखिए ये बीजेपी बिहार की तरफ से ट्वीट है। ये क्यों हम दिखाना चाहते हैं यहां पे आपको अभी बताऊंगा। लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मां का मंगलसूत्र ना बेची जाए तो बाहर निकलिए और एनडीए को वोट करिए। अगर आप चाहते हैं ना बेची जाए आपके मां का मंगलसूत्र तो बाहर निकलिए और वोट कीजिए। यह है बीजेपी का प्रचार। आइए जरा इस पर टिप्पणी चाहूंगा हमारे वरिष्ठ साथियों की। सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो बीजेपी बिहार को थोड़ा हिंदी व्याकरण सीखना चाहिए। मंगलसूत्र पुल्लिंग है तो बेची जाए की बजाय बेचा जाए होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर बिहार की भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे बार बार मंगलसूत्र का जाप कर रहे हैं। और वे जितनी बार मंगलसूत्र की बात करेंगे सोशल मीडिया पर यह सवाल जरूर पूछा जाएगा, जैसे उद्धव ठाकरे आप कब से मंगलसूत्र की चिंता करने लगे। पूरा सोशल मीडिया फिर पूछेगा जिसने मंगलसूत्र का खुद मान नहीं रखा वो दूसरों के मंगलसूत्र की चिंता क्यों कर रहा है। तीसरी बात यह है कि हमारे पूरे इस महादेश में सब जगह मंगलसूत्र पहनने का चलन नहीं है। राजीव जी, हिंदुओं में भी सब जगह स्त्रियां मंगलसूत्र नहीं पहनती। कुछ फेमिनिज्म का जब से